नमस्कार, स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विश्व मोहन कुमार। बाजार में लगातार 3 दिनों की बिकवाली हो चुकी है। हमने देखा कि निफ्टी 25,800 के नीचे गया, हालांकि क्लोजिंग 25,800 के ऊपर आकर आई रिकवरी के चलते। लेकिन आज भी जो ग्लोबल संकेत है भारतीय बाजार के लिए वो है नेगेटिव साइड पर। एशियाई बाजारों में हम कमजोरी देख रहे हैं और कल अमेरिकी बाजार गिरावट पर बंद हुए। खास तौर से एआई और टेक्नोलॉजी स्टॉक से कल हमने पिटाई होती हुई देखी। एक पॉजिटिव है, लेकिन क्या वो सच में पॉजिटिव है? एफआईज के आंकड़े दिख तो रहे हैं बाइंग के कि 1000 करोड़ रुपए के आसपास की कैश में बाइंग की है, लेकिन हो ये भी सकता है कि वो ओएफएस या फिर ब्लॉक डील का असर हो। तो एक्चुअल अभी भी वेट हो रहा है कि एफआईज भारतीय बाजार में कब लौटेंगे और रुपए की जो वीकनेस है ये भी भारतीय बाजारों को लगातार परेशान कर रही है। लेकिन आज रोज की तरह आपकी हम कमाई वाली स्ट्रेटजी जरूर बनाएंगे और अगला 2.5 घंटा एक्शन पैक्ड होगा। खबरों के लिहाज से, शेयरों को लेकर या फिर रिपोर्ट्स को लेकर, इंडेक्स का तो ब्रॉड व्यू हम लेकर आएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं 4 सबसे बड़े ट्रिगर्स के साथ। तो अमेरिकी बाजारों में लगातार हमने कल चौथे सत्र में कमजोरी देखी। डाउ जोन्स कल करीब 230 अंक फिसला, लेकिन नेस्डेक की जो गिरावट रही वो रही 400 अंकों से भी ज्यादा की। और गिफ्ट निफ्टी को अगर आप फिलहाल देखेंगे तो आपको हल्की कमजोरी दिखाई देगी। तो जो संकेत हैं ग्लोबल बाजारों से या फिर एशियन मार्केट से वो थोड़े नेगेटिव साइड पर ही दिखाई देंगे। 14 दिनों के बाद एफआईज की खरीदारी आई तो है, आंकड़ों में दिख रही है, लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों में ही है। देखते हैं कि ये कितनी टिक पाती है। सवाल बाजार के लिए ये बड़ा होगा, लेकिन सेंटीमेंट के लिहाज से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव ये जरूर है। एक ग्रीन टेरिटरी में आंकड़ों का दिखना एफआईज की ओर से। ब्रेंट $60 के ऊपर लौटा है। थोड़ी सी रिकवरी कच्चे तेल की भाव में आई है, क्योंकि वेनेजुएला को लेकर जो खबर आई थी अमेरिका की ओर से उसने थोड़ा सपोर्ट करने का काम किया है। सप्लाई को लेकर थोड़े से हम कह सकते हैं कि चिंताएं आई हैं, तो उससे सपोर्ट मिला है। पेटीएम के लिए अच्छी खबर है। आरबीआई से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के लिए कब मंजूरी मिल गई है, तो आज हम हो सकता है कि पेटीएम के शेयर में तेजी आज देखेंगे। और आईयूबी आज रिटेल के लिए ओएफएस खुल रहा है। और इसके अलावा ओला में प्रमोटर यानी कि भाविश अग्रवाल ने दूसरे दिन अपने शेयर बेचे हैं, तो ओला में एक और गिरावट के लिए आप आज के सत्र में तैयार हो जाइए। वैसे भी अपने रीसेंट हाई से शेयर करीब 50-55% नीचे गिर के कारोबार कर रहा है, रिकॉर्ड लोज पर है। और अगर प्रमोटर को ही अगर अपनी कंपनी में कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर रिटेल निवेशकों को कहां से आएगा, ये है बड़ा सवाल। साथ ही आज तमाम म्यूचुअल फंड कंपनीज और इसके अलावा जो ब्रोकिंग वाली जो कंपनीज हैं उन पर आप नजर रखिए जरूर चलिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के लिए टोटल एक्सपेंस रेशियो में सेबी ने बदलाव किए हैं। कई बड़े बदलाव हैं। चार्जेस में राहत दी गई है, पारदर्शिता कई सारी आ जाएंगी। और जो ड्राफ्ट था इस साल मई का, अब वो फाइनल हो गया है सेबी की तरफ। तो आज तमाम जो एएमसी कंपनीज हैं, एचडीएफसी एएमसी, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, निपॉन लाइफ समेत, और ब्रोकरेज कंपनीज, क्योंकि ब्रोकरेज भी कट किया गया है, तो आप उन पर आज नजर जरूर रखिएगा। ये तो बाजार के लिए 4 बड़े ट्रिगर है जिसको अभिषेक ने आपके सामने हाईलाइट कर दिया। लेकिन इसके अलावा ग्लोबल क्यूज किस तरह के दिख रहे हैं, क्योंकि आज एशिया देखिए तो एशिया ज़्यादातर बाजार यहाँ पर कमज़ोर ही नज़र आ रहे हैं। यूएस में भी कमज़ोरी दिखी थी, गिफ्ट निफ्टी भी कमज़ोर है। ओवरऑल सेटअप कैसा दिख रहा है, अभिषेक से समझ लेते हैं। अभिषेक बताइए किस तरह के क्यूज आप देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट से आज के लिए। विश्व में देखिए अभी संकेत अगर देखेंगे प्राइमा फेसी, अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो आपको थोड़े नेगेटिव साइड पर ही दिखाई देंगे। हालांकि अमेरिकी बाजारों में जो कल शुरुआत हुई थी वो सपाट हुई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता और हमने देखा कि क्लोजिंग तो जाके दिन के निचले स्तर पर हुई है। डाउ 228 अंक गिरा, लगातार चौथे सत्र में कमजोरी रही। नेस्डेक में कल हम देख रहे थे कि 50 अंकों की छोटी सी बाइंग थी, वो कल के सत्र में वो सेल ऑफ में तब्दील हो गई। और जो भी एआई स्टॉक हैं, ब्रॉडकॉम हो गया, एनवीडिया हो गया, या फिर ओरेकल के भी डेटा सेंटर को लेकर कुछ बड़े प्लान थे, हमने सभी शेयरों को कल गिरते हुए दिखा है। और उसके चलते जो नेस्डेक की गिरावट रही 418 अंकों की रही। एक अर्ली इन्वेस्टर था ओरेकल के लिए, ब्लू आउल कैपिटल,
और इनका मिशिगन में डेटा सेंटर प्रोजेक्ट बनना था करीब $10 बिलियन का। खबर ये आ रही है, फाइनेंशियल टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया है कि उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिया है, वो उस प्रोजेक्ट से पीछे हट गए हैं। तो इसके चलते ओरेकल के शेयर में हमने 5% की गिरावट देखी। और वैसे भी अगर आप दिसंबर देखेंगे तो ओरेकल के शेयर में काफी ज्यादा गिरावट हो चुकी है। एनवीडिया में मतलब बड़ी साइज की कंपनी है और अगर 4% शेयर टूटे तो आप समझ सकते हैं कितना गंभीर पिटाई कल शेयर में हमने देखी है। 3.8% एनवीडिया टूटा है। ब्रॉडकॉम में हमने 4.5% की भारी गिरावट देखी है। बाकी जो टेक स्टॉक से वहां पर भी हमने प्रेशर देखा है। हालांकि एक टेक्नोलॉजी स्पेस से जुड़ी एक कंपनी है माइक्रोन टेक, थोड़ी छोटी कंपनी है। मार्केट आवर के बाद आफ्टर मार्केट में हमने देखा कि 7% का उछाल आया। एक्चुअल इंपैक्ट हम आज के सत्र में देखेंगे क्योंकि नतीजे इसके अनुमान से बेहतर आए थे। लेकिन आज जो एक नजर बाजारों की खास तौर पर रहेगी वो रहेगी अमेरिका में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर, जो कि नवंबर के आंकड़े आज रिलीज होंगे और ये क्रूशियल होंगे इकोनॉमी के लिहाज से भी। और आगे यूएस फेड की तरफ से किस तरह की कमेंट्री आती है, आगे डिसीजंस किस तरह के हो सकते हैं, उसके लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एशियाई बाजारों की बात करें तो एशिया में हम देख रहे हैं कि गिरावट पर ही आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। जापान का बाजार निकेई करीब 600 नीचे है। आज से बैंक ऑफ जापान, जो कि उनका सेंट्रल बैंक है, उनकी पॉलिसी बैठक शुरू हो रही है। कल ब्याज दरों को लेकर फैसला आएगा और अनुमान यह है कि 4.5% दरों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ये बढ़ के हो सकती है 70 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि 3/4%, जो कि 30 साल में सबसे ज्यादा होगी। आपने हाल फिलहाल देखा भी है कि जो महंगाई के आंकड़े आए थे जापान में वो बढ़ के आए थे, तो उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि जापान में दरें बढ़ने वाली हैं। देखते हैं किस तरह का डिसीजन निकल के आता है, किस तरह की कमेंट्री आती है। लेकिन एशिया में थोड़ी सी कमजोरी आज जरूर है। जापान तो करीब 600 नीचे है ही, लेकिन अगर आप कोरिया के बाजार कोस्पी को देखेंगे तो वहां पर भी करीब 1% की गिरावट पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। हैंगसेंग की शुरुआत कमजोर हुई थी, लेकिन कमजोर शुरुआत के बाद थोड़ी सी रिकवरी हम देख रहे हैं। मामूली तेजी पर आपको कारोबार होता हुआ नजर आएगा। एक जो जरूरी चीज ये है कि आप गिफ्ट निफ्टी को देखिए। गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है। अभी हम घंटे भर पहले जब लेवल देख रहे थे करीब 38-40 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी दिखाई दे रहा था, लेकिन थोड़ी रिकवरी के संकेत दे रहा है। और कल के लास्ट आवर के ट्रेड में हमने देखा कि बाजार रिकवर करके आए थे। 25,800 के ऊपर निफ्टी आया था और निफ्टी बैंक की बात करें तो हमने देखा था कि 58,900 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी थी। तो थोड़ा इंटेंट है लोअर से, देखते हैं कि ये कोशिश कितनी रंग आती है। और वैसे भी कल हमने देखा कि रुपए में लोअर लेवल से रिकवरी आई थी। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें विश्वमोहन, तो गोल्ड में थोड़ी बहुत बाइंग आई थी। भाव है $4,360 प्रति औंस के, एक रेंज में ही है। क्रूड में थोड़ी सी रिकवरी है। ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस आ गए हैं $60 के ऊपर, 60.5 के लेवल है। डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी सी रिकवरी आई है और 98.36 ये है डॉलर इंडेक्स का लेवल। लेकिन अगर अमेरिका के अगर हम बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो वो थोड़े से स्टेबल नजर आ रहे हैं। 10 ईयर की अगर हम बॉन्ड यील्ड की बात करें तो ये है 4.14% पर। तो ओवरऑल जो संकेत हैं भारतीय बाजारों के लिए, हम कह सकते हैं कि मिक्स्ड है। अमेरिकी बाजार या फिर एशिया बाजार कमजोर हैं, लेकिन अगर आप यूएस फ्यूचर्स को देखेंगे वहां पर हल्की सी बढ़ोतरी आपको दिखाई देगी। इसके अलावा अगर आप अन्य संकेत देखेंगे, अगर आप क्रूड देखिए ये भी एक रेंज में है, यहां से कोई ज्यादा कोई तनाव की बात है नहीं। तो मिक्स्ड आप कह सकते हैं कि आज के लिए संकेत है और गिफ्ट निफ्टी उसको रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। जो कमजोरी थी उससे रिकवर करके आज सपाट कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के बारे में समझ लिया, लेकिन अभिषेक जैसा आप कह रहे थे कि अमेरिकी बाजार के जो हालात है या एशिया से भी जिस तरह के क्यूज मिल रहे हैं, ऐसे में इंडियन मार्केट पर क्या कुछ असर हो सकता है, यही समझते हैं सबसे पहले अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगात सर से। गुड मॉर्निंग सर। सर क्या जो ग्लोबल मार्केट के जो क्यूज दिख रहे हैं, जैसा अभिषेक कह रहे थे, इसका इंडियन मार्केट पर क्या असर दिख सकता है? अगर आप देखें तो कल अमेरिकी बाजार नीचे थे। डाउ जोन्स नीचे था, S&P 500 और नैस्डैक तीनों नीचे थे। और जो हम देख रहे हैं अमेरिकी बाजार में, वो जो एक टेक लेड प्रॉफिट बुकिंग हो रही है वहाँ पर, उसकी वजह से ये थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा नरमी का है वहाँ पर। इसकी वजह से एशियाई मार्केट भी नीचे खुले हैं और भारतीय मार्केट का हम देखें तो थोड़ा सा सेलिंग तो रही है। कल मार्केट अगर हम देखें तो 25,800 के ऊपर ही रहा, थोड़ा सा नीचे गिरा। और जो निफ्टी बैंक था जो वो है 59,000 के नीचे आया। तो
हमारे यहाँ पर बैंकिंग या फाइनेंशियल स्टॉक्स में थोड़ी सी सेलिंग तो चली रही है और उसके चलते अगर हम क्यूज़ देखें एफएनओ से भी, तो मार्केट का रुझान जो है थोड़ा सा साइडवेज और नेगेटिव बाइस की तरफ दिख रहा है। जी सर, गुड मॉर्निंग। एफआईज की बात करें तो आंकड़ों में ही सही, लेकिन कल हमने कैश में थोड़ी बाइंग के फिगर देखे हैं। 1,000 करोड़ रुपए से थोड़ी ज़्यादा की बाइंग हुई एफआईज की तरफ से। हालांकि ध्यान ये रखना चाहिए कि ढेर सारी ब्लॉक डील्स चल रही हैं बाजार में, और इसके अलावा ओएफएस भी आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट हो। डीआईज की तो जो बाइंग चल रही है, तो चली रही है। तो बाजार में इन आंकड़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं प्ले होते हुए, और ओवरऑल सेटअप आपको आज के लिए कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए एफआईएस की जो कल खरीदारी दिखी उसमें मैं उतना एम्फेसिस नहीं डालना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कुछ ब्लॉक डील्स इन्वॉल्व हैं। उसकी वजह से जो हमने देखा कि एफआईएस में थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिल रही है हमको। कल ब्लॉक डील्स में हमने देखा एक्सो नोबल का ब्लॉक डील हुआ था, जिसमें काफ़ी नीली 44% का डिलीवरी था उसमें, और 1400 करोड़ का वैल्यू का डिलीवरी था स्टॉक का। फिर उसके बाद हमने देखा कि भारती में भी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट था, जहाँ पर डिलीवरी जो है का थोड़ी सी हाई रही। मीशो एक ऐसा स्टॉक था जिसमें 20% भागा मीशो, उसमें भी थोड़ी बहुत डिमांड रही, और वो भी लिक्विडिटी स्क्यूज चल रहा है वहाँ पर, कि आईपीओ लिस्ट हो गया और एंकर बुक अभी तक खुला नहीं है, और एंकर बुक जो है जनवरी में पहला खुलेगा। तो अभी डिमांड जो है उस के चलते स्टॉक काफ़ी भाग रहा है, तो वहाँ पर भी कुछ इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने को मिल रही है हमको। बट ओवरऑल आप देखिए फॉरेन फ्लोज को, तो नेगेटिव ही हैं। एक दिन की बाइंग एक ट्रेंड नहीं बता पाएगा, क्योंकि अगर बाइंग इंटरेस्ट होता तो हम उसमें जो वॉल्यूम है ग्रॉस बाय और ग्रॉस सेल्स का वॉल्यूम जो है वो 10-11 हज़ार में नहीं टिका रहता, वो थोड़ा सा और ऊपर जाता। तो वो मोमेंटम जो हम बात कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स का, वो भी एक फैक्टर है। और इंस्टीट्यूशनल के बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का काफ़ी पैसा जो है अभी आईसीआईसीआई प्रू में प्रू एएमसी के आईपीओ में अटका हुआ है, जहां पर उन्होंने काफ़ी सब्सक्राइब किया है। 124 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था क्यूआईबी पोर्शन उनका, तो वहां पर भी काफ़ी पैसा अटका हुआ है। तो ये एक तरह से बाइंग नहीं कह सकते हम कि ये रिवर्सल है। अगर ये कुछ दिन और तक चलता रहा तभी हम कुछ कह पाएंगे, पर आज के डेट में अगर कोई पूछे कि क्या एफआई मोमेंटम वापस आ गया है, तो उसका जवाब है नहीं। उसका अभी भी वो बरकरार है कि वो बेच रहे हैं उस मार्केट में और अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ओके, तो कह सकते हैं कि ये फॉल्स सेंस ऑफ कंफर्ट है जो कल की एक छोटी बाइंग है, ये इस तरह के ट्रेंड के तौर पर नहीं देखना चाहिए। लेकिन सर कल बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट दिखी। हालांकि शुरुआत में तो हल्की गिरावट दिख रही थी, मॉडरेट गिरावट थी, लेकिन धीरे धीरे देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशो 1:2 दिखा है, जो वाकई कंसर्निंग है। क्या लग रहा है एफएनओ के संकेतों को देखते हुए आज किस तरह का सेटअप आपको दिख रहा है? निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर क्या रणनीति बनानी चाहिए सर? देखिए कल निफ्टी जो है 25,818 के आंकड़े पे बंद हुआ, थोड़ा सा नीचे बंद हुआ, और निफ्टी बैंक जो है 59,000 की बंद हुआ। हमने देखा कि निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस ऐड हुई हैं। निफ्टी बैंक में हमने थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन अनवाइंडिंग देखी है, स्पेशली जो आपके प्राइवेट बैंक्स हैं वहाँ पर हमने देखा है। अगर हम कुछ आंकड़ों को देखें तो पुट राइटिंग जो है हमको थोड़ी सी लोअर लेवल पे दिख रही है। 25,800 के आसपास पुट राइटिंग देखने को मिला हमको, जबकि कॉल राइटिंग 25,900 और 26,000 पे हो रहा है। कल का जो ऑप्शन चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। काफ़ी कॉल राइटिंग देखने को मिला, जिसकी वजह से पुट कॉल रेशियो भी नीचे गिरा, उसका 0.82 हो गया है पुट कॉल रेशियो वहाँ पर। और अगर सपोर्ट की बात करें निफ्टी का, तो निफ्टी का सपोर्ट अभी भी बरकरार है 25,500 पे, और ऊपर की तरफ पे 25,900 26,000 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। और इसकी वजह से जो मार्केट ये जो इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है एक रेंज में रहे, और बाइस जो है इसका नेगेटिव है इस वक्त। अभी कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है उसमें, तो वो एक चीज़ है जिसको हमें देखना पड़ेगा। एफआईज जो है
शॉर्ट्स लगभग 1200 करोड़ के शॉर्ट्स ऐड किए उन्होंने निफ्टी फ्यूचर में। और अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक में 300 करोड़ के शॉर्ट्स ऐड हुए थे, नेट एडिशन हुए थे और काफ़ी सारे लॉन्ग पोजीशंस भी गिरे थे। तो ओवरऑल निफ्टी बैंक में जो एफआई का जो ओपन इंटरेस्ट था वो नीचे गिरा है, जबकि शॉर्ट पोजीशंस ऐड हुए हैं। तो वो अनवाइंडिंग हमने देखी है पूरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, जैसे कि आपका एचडीएफसी बैंक हो गया या आईसीआईसीआई बैंक हो गया वहाँ पर। और ओवरऑल मार्केट में जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो भी गिर गए हैं, 8% हो गया है वो कल के दिन। तो वो भी एक नेगेटिव इंडिकेशन है कि मार्केट्स में शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं। और हम अब अगले 30 तारीख को इसका एक्सपायरी है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का। तो अभी लगभग 2 हफ्ते का दिन है। तो वो एक इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे यहाँ से होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन फ्लो जो है यहाँ से अब थोड़ा सा टेपर डाउन कर जाएगा, क्योंकि अब क्रिसमस वेकेशन की तरफ जा रहे हैं हम। तो इंस्टीट्यूशंस छुट्टियों में जाने लगेंगे, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं। तो फॉरेन फ्लोज कम होने लगेंगे, मार्केट में थोड़ा सा डेप्थ कम हो जाएगा फ्रॉम इंस्टीट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो भी एक चीज़ है जो हमको देखनी पड़ेगी यहाँ से मार्केट। मार्केट एक तरह से कंसोलिडेशन फेज में है, बट एक डाउनवर्ड बायस दिखा रहा है निफ्टी आज के डेट पे। सजीद सर, सेकेंडरी मार्केट में तो हम देख रहे हैं कि थोड़े स्ट्रगल्स के दौर हैं, बाजार भी ऊपरी स्तरों से नीचे ठिठक के एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन प्राइमरी मार्केट वाला जो एक्शन था ना वो आगे एक्सटेंड हो रहा है। अब मीशो देखिए, मीशो ने लिस्टिंग के बाद हफ्ते भर में ही पैसे लगभग डबल कर दिए हैं। 111 रुपये वाला शेयर अब 200 रुपये के पार है। क्या होनी चाहिए निवेशकों की स्ट्रेटजी? क्या अभी भी होल्ड करनी चाहिए शेयर को? देखिए, मीशो में 2-3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये है कि वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ को कैटर करता है। लॉस मेकिंग है आज के डेट में, बट जिस तरह से वो अपना ग्रो कर रहा है वहाँ पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन उसके अच्छे हैं। दूसरा जो इसमें जो चीज़ आ रही है वो ये है कि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बहुत अच्छा है इसमें, और उसके चलते इसमें काफ़ी ख़रीदारी देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि क्योंकि आईपीओ में क्यूआईबी पोर्शन का जो एंकर पोर्शन है वो अभी लॉक इन में ही है, और पहला जो लॉक इन है वो जनवरी में निकलेगा। इंस्टीट्यूशन इसको बाय करना चाहती हैं और अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहती हैं। एक तरह से देखा जाए तो प्लेटफॉर्म बिजनेस में थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिख रही है। तो मीशो के ऊपर काफ़ी वो पॉजिटिव वो देखने को मिल रहा है। आप इटर्नल में थोड़ा सा लोग स्विच कर रहे हैं, इटर्नल में थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिल रही है और वहाँ से पैसा जो है मीशो में जा रहा है। तो वो भी एक चीज़ है। और एक तीसरा फैक्टर जो इसमें मैंने कहा, लिक्विडिटी स्क्वीज जो है, क्योंकि लिमिटेड लिक्विडिटी है स्टॉक का मार्केट में। इंस्टीट्यूशनल एंकर में अटका हुआ है, म्यूचुअल फंड्स ने अपने पास रखा हुआ है, और जो लिक्विडिटी जो आ रही है वो रिटेल से आ रही है, और रिटेल में जो लिक्विडिटी है बहुत कम है। तो उसकी वजह से जब बाइंग प्रेशर आता है तो स्टॉक भाग जाता है, और इसलिए 20% पे स्टॉक अटका हुआ है। बट निवेशकों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसी लिक्विडिटी आएगी इसकी जनवरी फर्स्ट वीक में, इसमें बिकवाली देखने को मिलेगी। तो अगर कोई ये सोच के बैठा है कि वो मल्टी बैगर हो सकता है आगे जाके, ये अगर कपल ऑफ साल आप रखेंगे इसको तो हमको देखने को मिलेगा। बट शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी इस स्टॉक में, ऊपर नीचे जाएगा। जैसे ही बाइंग या सेलिंग प्रेशर आएगा स्टॉक ऊपर नीचे काफ़ी भागेगा। ओके, चलिए मीशो को लेकर ये रहा है। लेकिन सर एक चीज़ और कि सेबी ने इन्वेस्टर्स के हित में कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें फीस स्ट्रक्चर में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? 2-3 चीज़ें हुई हैं कल सेबी की बोर्ड मीटिंग में। एक तो है कि एक्सपेंस रेशियो की थोड़े से रैशनलाइजेशन किया गया है। अगर आपका एम इतना कम है तो एक्सपेंस रेशियो आपको अलाउड ज़्यादा है। जैसे ही आपका एम बढ़ता जाएगा वो एक्सपेंस रेशियो कैलिब्रेट होता जाएगा। ये बेसिकली इकोनॉमी ऑफ स्केल के बेसिस पे वो एक्सपेंस रेशियो को डाला गया है। दूसरी जो बड़ी चीज़ हुई है, जो कि एक तरह से अच्छा है क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है, और जो इकोनॉमी ऑफ स्केल जो मिलता है, जैसे एम आप
10,000, 20,000 या 50,000 करोड़ के ऊपर चले जाता है तो आपको जो एक्सपेंस रेशियो है वो नीचे नीचे आता रहेगा वो उसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चार्जेस को लेके है, जिसमें स्टैट्यूटरी चार्जेस जैसे आपके स्टैम्प ड्यूटी हो गया, एसटीटी हो गया या और कोई गवर्नमेंट ड्यूटीज़ जो आप देते हैं वो चार्जेस जो हैं उसको बाइफरकेट कर दिया गया है। तो आज के डेट में जब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की तो उसमें ये सब मिला के होते हैं और लोगों को पता नहीं चलता कि आप कितना ड्यूटी दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, कितना ब्रोकरेज के लिए दे रहे हैं या कितना आप एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए दे रहे हैं। तो वो एक तरह से एक बाइफिकेशन हो गया है। इसमें दो चीज़ें हैं। इस बाइफिकेशन होने के बाद कुछ जो एक्स्ट्रा बिप्स अलाउ किए थे सेबी ने वो निकाल दिए हैं, जिसका इम्पैक्ट एएमसीज में 1 से 1.5 बिप्स के 1.5 बिप्स का इम्पैक्ट होगा ना। 1 to 1.5 बिप्स जो है वो छोटा दिखता है, पर एएमसी के लिए तब वो पीबीटी लेवल पे जाए या पैट लेवल पे जाए तो वो एक तरह से 4% के आसपास का इम्पैक्ट हो जाता है। उम्मीद ये है कि ये जो चीज़ें हैं वो पास ऑन हो जाएंगी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो मार्जिन है वो थोड़ा सा कम होगा और उसके तहत उनका जो इम्पैक्ट है एएमसी में बहुत कम होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, ब्रोकर फीस देते हैं या ब्रोकरेज देते थी एएमसीज, वो 8.59 बिप्स का कुछ होता था। उसमें अभी सेबी ने उसको बाइफिकेट कर दिया है कि एक एएमसी जो है 6 बिप्स देगा ब्रोकर को अपनी ट्रेडिंग करने के लिए, जिसके अंदर वो वैल्यू एडेड सर्विसेज सब मिला के करेगा। और उसके अलावा जो है 2.59 जो वो तो स्टैट्यूटरी लेवी से, जैसे कि आपके एसटीटी हो गया या बाकी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह हो जाता है। ये 6 बेसिस पॉइंट का जो आगे कैप आ गया है इसमें, इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है कुछ ब्रोकर्स में होगा, क्योंकि ब्रोकर के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 बेसिस पॉइंट, कुछ लोग 6 लेते थे और कुछ लोग उससे ज़्यादा भी लेते थे, कुछ कम भी लेते थे। बट ओवरऑल अभी कैप 6% होने की वजह से कुछ बड़े ब्रोकर्स जो हैं वो उनके उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट आने की उम्मीद है। एग्जैक्ट उम्मीद बड़े इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स बहुत कम हैं हमारे जो लिस्टेड हैं मार्केट में, बट जो आएगा उसकी वजह से 6 बिप्स पे जो ये अभी कैप हो गया है वो एक तरह से कहे कि एएमसी अगर आपको एनरोल करता है आपके या पैनल में लेकर आता है तो आपको 6 बिप्स में आपको ट्रेडिंग भी देनी है, आप रिसर्च कोर्स भी देने हैं, वैल्यू एडेड सर्विस भी देनी है, कंपनीज के साथ मीटिंग्स भी करानी है, सब कुछ कराना है। तो ये एक बड़ा सा वो है जिसमें अभी कैप आ गया है 6 बेसिस पॉइंट्स का, और उसकी वजह से कुछ ब्रोकरेज के रेवेन्यूज में हिट आने की उम्मीद है। तो अगर देखा जाए तो मोटा देखा जाए तो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी आ रही है म्यूचुअल फंड सेक्टर में, और जिस तरह से म्यूचुअल फंड ब्रोकरेजेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसमें, बट स्लाइट कम है, हल्का सा इम्पैक्ट है इस इंडस्ट्री में और कंपनीज़ को। और वो मोस्टली उम्मीद ये की जा रही है कि एएमसीज जो हैं वो पास ऑन कर देंगे ये एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जिसकी वजह से उनके बैलेंस शीट में या उनके पीएनएल में इम्पैक्ट बहुत कम हो। शुक्रिया सर, आपने पूरी एनालिसिस कर दी कि जो ये फीस स्ट्रक्चर में बदलाव इसका मार्केट पे क्या असर होगा। हालांकि कुछ जो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स है या एमसीज जो कंपनीज हैं उन पर डेफिनेटली इसका आज भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार की चाल अगर देखें तो आज फ्लैट ओपनिंग की ही, निगेटिव ओपनिंग की हल्की गिरावट की संभावना यहाँ पर ज़्यादा लग रही है। एशियन इक्विटीज़ को देखें तो मिक्सी कारोबार हो रहा है, तो सेंटीमेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं दिख रहा है। अब फोकस वहाँ पर बैंक ऑफ जापान की जो पॉलिसी मीटिंग आज से शुरू हो रही है वहाँ पर है, जहाँ पर कल संभावना ये जताई जा रही है कि 0.25% बढ़ोतरी दरों में हो सकती है और 30 साल में सबसे ऊपरी स्तरों पर ब्याज दरें जापान में पहुंचने का अनुमान है। इन कैरी ट्रेड काफ़ी पॉपुलर ट्रेड भी है, इसको लेकर ग्लोबल मार्केट इस पर खास नज़र रखा है। साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्पीच है उस पर भी बाजार नज़र रखेगा। लेकिन चलिए घरेलू बाजार के लिहाज से आज किस तरह के सेटअप दिख रहे हैं ये समझते हैं। हमारे
एक्सपर्ट चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग से कुणाल परार जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सर। बाजार आज कैसा दिख रहा है आपको? पहले इंडेक्स लेवल पे अपना नजरिया बता एक बार। गुड मॉर्निंग। एंड इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स में देखने जाए तो पिछले दो तीन दिनों से एक अच्छी खासी गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। एंड ये गिरावट इसी की वजह से है कि आपका यूएसडी आईएनआर जो है वो कंटिन्यूअस वीक हो रहा है। और दूसरी वजह ये है कि जो अनसर्टेनिटी फिलहाल चल रही है और जहां पे गोल्ड सिल्वर में जो मोमेंटम आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो पैसा इक्विटी मार्केट में आना चाहिए वो पैसा गोल्ड सिल्वर में जा रहा है। सो कहीं ना कहीं उसकी डायरेक्ट इंपैक्ट इक्विटी मार्केट में भी आ रही है कि वहां पे हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो व्यू है इंडियन मार्केट को लेके फिलहाल वो नेगेटिव साइड का ही है। आप देखिए 25,818 के अराउंड का क्लोजिंग है। 25,950 के नीचे का क्लोजिंग हमें पहले ही मिल चुका था, और जो गैप बनाई थी 12 दिसंबर को वो भी निफ्टी ने फिल करके उसके नीचे हमें क्लोजिंग दिखाया है। व्यू यहाँ पे नेगेटिव साइड का ही है। फिलहाल 25,700 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, और इस बार अगर 25,700 ब्रेक होता है तो फिर निफ्टी हमें लोअर लेवल पर 25,400 तक के भी दिखाने के लिए रेडी हो जाएगी। सो व्यू डेफिनेटली नेगेटिव साइड का है। ऊपरी लेवल पे जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है वो है 26,060 का, जो रिसेंटली उसने हाई बनाया है वो। सो 26,060 एज अ रेजिस्टेंस एंड 25,700 जो एक अच्छा खासा सपोर्ट प्रूव हो सकता है। 25,700 एक सपोर्ट है नीचे की तरफ, लेकिन रेजिस्टेंस के तौर पे 26,060 जो रिसेंट हाई था वो काम कर सकता है। अगर 25,700 टूटता है तो निफ्टी के लिए 25,400। हालांकि बाजार में डायरेक्शन की कमी नहीं है, ऐसा अगर आप विक्स देखेंगे तो इसको लेकर यही पता लग रहा है। और कई सत्र से देखें तो एक बहुत बड़े एक्शंस नहीं देखने को मिले हैं बाजार में। चलिए, लेकिन आज आपको कौन कौन से ऐसे सेक्टर या स्टॉक्स जहां पर फोकस करना चाहिए? कुणाल जी बताइए, क्या लग रहा है आज कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं और आपकी राय क्या है, टॉपिक क्या है? आज की राय की बात करें, आज अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पे एक मोमेंटम देखने को मिल सकती है। सबसे पहला जो स्टॉक है यहाँ पे ABFRL है। चार्ट वाइज देखने जाए तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम ABFRL में कल के दिन में हमें देखने को मिल रही थी। और इतना ही नहीं, स्टॉक जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है, कल एक अच्छा खासा स्पर्ट हमें देखने को मिला था। डबल बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक यहाँ पे बना रहा था। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। और प्रीवियस जो स्टॉक ने बॉटम बनाया था उसी बॉटम का सपोर्ट स्टॉक ने लिया हुआ है। तो एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 73.5 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं, 78.50 का पहला टारगेट है, और 78.50 जैसे ही ब्रेक होगा आपको ऊपरी लेवल पे 82 तक के भी टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। सो ABFRL सबसे पहला स्टॉक है ना। दूसरे स्टॉक की बात करते हैं तो M&M फाइनेंस यहाँ पे देखने वाला स्टॉक है। बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक वन वे रैली हमें स्टॉक ने देखने को मिली थी 250 से लेके स्टॉक ने ऊपरी लेवल 385 तक के लेवल की रैली हमें दिखाई थी। माइनर करेक्शन में वापस स्टॉक ने अपने आप को संभाला है। पिछले 3 दिन की जो ट्रेडिंग रेंज है वो स्टॉक ने ब्रेक की है, और सपोर्ट भी अच्छा खासा 340 के अराउंड का लिया हुआ है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 338 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 361 का पहला टारगेट है, और 361 जैसे ही होगा 377 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। MM फाइनेंस है 361 से 377 का टारगेट, 338 का यहाँ पे स्टॉप लॉस। एवी फैशन 78 से 82 का टारगेट, 73.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, 2 स्टॉक्स भी आपको मिल गए हैं, लेकिन चलते अपने सहयोगी मिताली जैन के पास, समझ लेते हैं स्टॉक्स न्यूज़ की पूरी लिस्ट। मिताली, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन कौन सी खबरें हैं आज? राइट, तो गुड मॉर्निंग। तो आज के स्टॉक्स एंड न्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले नज़र रखिएगा KPI ग्रीन एनर्जी की। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर है। KP ग्रुप ने बोत्सवाना ग्रुप के साथ करीबन $4 बिलियन यानी रफली 36,000 करोड़ का एक MOU साइन किया है, और इस प्रोजेक्ट के तहत करीबन 5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। इंडियन ओवरसीज़ बैंक पे भी रखिएगा नज़र। कंपनी का जो OFS था उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स से, जिसके कारण गवर्नमेंट ने जो उनका 1% ग्रीन शू ऑप्शन था उसकी भी यहाँ पे मंजूरी दे दी है, और अब 3% का जो OFS है वो आज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आपको खुलता हुआ नज़र आएगा। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स की बात करें तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव अपडेट है, क्योंकि कंपनी ने इंडियन रेलवे से अपना पहला सेफ्टी और सिग्नलिंग ऑर्डर जीता है, जिसका टोटल वैल्यू आप देखें तो करीबन 273.24 करोड़ के आसपास का है। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल पर भी रहेगी आज नज़र, क्योंकि कंपनी की जो सब्सिडरी है AG एनवायरो इंफ्रा प्रोजेक्ट, उन्हें BMC से एक ऑर्डर 2 कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं जिनकी ड्यूरेशन 7 साल बताई जा रही है, और जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू है वो लगभग 1330 करोड़ रुपए के आसपास है।
पेटीएम की भी बात कर लेते हैं। पेटीएम के लिए एक और रेगुलेटरी रिलीफ आता हुआ नजर आया है। उनकी जो सब्सिडरी है पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, उसको आरबीआई से इंटीग्रेटेड ऑथराइजेशन मिल गया है, जिसके कारण अब वो कंपनी ऑफलाइन यानी कि फिजिकल प्रेजेंस और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में अब ऑपरेट कर पाएगी। जीएमआर पार और इंफ्रा लिमिटेड को भी रखिएगा आज अपने फोकस में, क्योंकि कंपनी ने कैपिटल रेस के लिए जो अप्रूवल मांगा था वो उसे अप्रूवल मिल गया है और कंपनी को अब 1200 करोड़ रुपए रेस करने की अनुमति मिल चुकी है। और ये जो रेस होगा ये होगा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू और कन्वर्टेबल वारंट्स के थ्रू। HCL टेक की बात करें तो यहाँ पे कंपनी को एक ग्लोबल डील हाथ लगी है। नीदरलैंड्स का जो 4th लार्जेस्ट बैंक है ANS बैंक, उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में HCL टेक को सेलेक्ट किया है ताकि वो IT आर्किटेक्चर मॉडर्नाइजेशन के लिए HCL टेक की मदद ले सके। NTPC पर भी है एक पॉजिटिव डेवलपमेंट। NTPC की जो स्टेप डाउन सब्सिडरी है, उन्होंने गुजरात के खावड़ा प्रोजेक्ट में करीबन 38 मेगावाट सोलर कैपेसिटी का जो कमर्शियल ऑपरेशन है वो डिक्लेयर कर दिया है। और इसके साथ ही आप देखेंगे तो NTPC ग्रुप की जो पूरी ओवरऑल कमर्शियल कैपेसिटी है वो अब बढ़कर करीबन 85,541 मेगावाट के आसपास हो चुकी है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो कंपनी ने अपना बिजनेस जो है वो एक्सपैंड कर दिया है और कंपनी ने सोलर सॉल्यूशंस इंडस्ट्री में यहाँ पे एंट्री अनाउंस कर दी है, जो कि उनके एग्जिस्टिंग लाइटनिंग सॉल्यूशन सेगमेंट के अंदर ऑपरेट करती हुई नजर आएगी। MV फोटोवोल्टेक के लिए भी एक एक्सपेंशन अपडेट है। कंपनी की जो सब्सिडरी है उनको KIADB से करीबन 100 एकड़ लैंड का पोजेशन सर्टिफिकेट मिल गया है, जहां 6 गीगावाट इंटीग्रेटेड सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश की जाएगी बेंगलुरु में। साइंट लिमिटेड को भी रखेगा फोकस में, क्योंकि कंपनी ने एक बड़ा एक्विजिशन अनाउंस किया है। कंपनी ने US बेस्ड पावर सेमीकंडक्टर काइनेटिक टेक्नोलॉजीज में 65% से ज़्यादा का एक्विजिशन अनाउंस किया है और ये डेफिनेटिव एक अग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है यहाँ पे। और इस डील की जो टोटल कंसिडरेशन है वो बताई जा रही है करीबन $93 मिलियन तक। और आखिरी अपडेट जो है वो रहेगा फुजियामा पावर सिस्टम और यूरोप सेल्स के लिहाज पर इन दोनों ही स्टॉक्स को आज रखेगा अपने फोकस पे, क्योंकि दोनों ही कंपनीज का जो लॉक इन पीरियड है वो आज खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो ये थी कुछ तमाम स्टॉक्स जिन पे रखनी चाहिए आपको खासा नजर। ठीक है, शुक्रिया मिताली ये तमाम खबरें बताने के लिए। तो आज फिर से आप देखेंगे कि ऑर्डर्स को लेकर खबरें ठीक ठाक हैं। KPI ग्रीन ने MOU किया है, बड़ा प्रोजेक्ट है, 36,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है बोत्सवाना में। और इसके अलावा हम देखेंगे कि एंटनी वेस्ट हैंडलिंग इसको BMC से 1330 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। हालांकि ये दोनों के दोनों शेयर अगर आप इस साल देखेंगे तो चाल जो रही है, कंपनीज भी छोटी हैं और चाल हमने काफ़ी कमज़ोर देखी है। इन पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा पेटीएम की बातचीत कर लेते हैं, जहां पर हमने देखा कि रीसेंट हाइस के बाद अब शेयर थोड़ा सा नीचे आया है, 1265 रुपये के आसपास का भाव है। लेकिन इनकी सब्सिडरी पेटीएम पेमेंट्स को पेमेंट एग्रीगेटर के लिए मंजूरी मिली है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए अब RBI से इनको ऑथराइजेशन मिल गया और इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए भी इनको मंजूरी मिली है। तो एक इम्पॉर्टेंट इनके लिए ऑथराइजेशन हम कहेंगे पेटीएम के लिए। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, आपकी राय पेटीएम को लेकर? थोड़ा सा हम ऊपरी स्तरों से प्रेशर देख रहे हैं और हाल फिलहाल शेयर थोड़ा कंसोलिडेट किया है। आपकी राय, क्या बाइंग करनी चाहिए पेटीएम में? बाइंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए टाइमिंग के लिए, क्योंकि स्टॉक ने एक नेगेटिव क्लोजिंग दिया हुआ है। कल के सत्र में एक अपराइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी स्टॉक ने दिया हुआ है। इतना ही नहीं, स्टॉक जिस हिसाब से क्लोज कर रहा है लाइकली चांसेस है ये जो करेक्शन है वो एक्सटेंड हो सकता है। व्यू डेफिनेटली फिलहाल थोड़ा नेगेटिव साइड का है। 1268 के अराउंड का क्लोजिंग है। लाइकली चांसेस है 1230 का पहला टारगेट स्टॉक लोअर लेवल पे दिखा सकता है और 1230 अगर ब्रेक होता है तो फिर फर्दर गिरावट में एटलीस्ट ये स्टॉक हमें तकरीबन 1160 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल जो व्यू है फिलहाल नेगेटिव साइड का ही है। एंड मैं यहाँ पे कहूंगा कि कोई भी उछाल आता है, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक ने यहाँ पे क्लोज दिया है, कोई भी उछाल आता है तो यहाँ पे फ्यूचर में भी पोजीशन शॉर्ट पे बना के चलने की सलाह रहेगी। हम ऊपरी लेवल पे 1295 1295 के अराउंड का ऐसे यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे एंड वहीं पे शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 1230 का पहला टारगेट वो जैसे ब्रेक होता है 1160 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पेटीएम से आप दूर रहिए, उछाल आए तो इसमें बिकवाली करने की सलाह है। और जो स्टॉप लॉस होगा 1295 का होगा, फिर टारगेट बन जाएगा 1230 का और इसके अलावा 1160 का।
एक और एक्सपर्ट को साथ में जोड़ लेते हैं। अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं शो में। रत्नेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आपके स्टॉक से शुरुआत कर लेते हैं रत्नेश जी। बाजार तो थोड़ा वीक ही है, बताइए स्टॉक्स में कहां पर आपको भरोसा है? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बाजार ठीक है। बिल्कुल जिस तरह से कहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, 26,300 के इतने आसपास निकल नहीं पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट दोनों तरफ मिलेंगे, सेल और बाय के। तो इसलिए मेरे आज के रडार पे भी एक बाय एक सेल है। जिस तरह से मैं 2-4 दिन से कंटिन्यू डिफेंस में सेल कॉल दे रहा हूँ, कल भी मैंने बीडीएल का सेल दिया था, परसों भी बीडीएल का पुट दिलाया था। तो इसी श्रृंखला में एक मजडॉक का नया यहाँ पे ब्रेकडाउन मेरे को दिखाई दे रहा है। तो मजडॉक में सेल करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 2390 रुपए का, जो टारगेट बन सकता है यहाँ पे 2310 रुपए का। इसी में एक, जिससे मैंने कहा कि एक बाय एक सेल है, तो एक इंडिया सीमेंट में कंटिन्यू काफी टाइम से लॉन्ग कॉल दे रहे हैं। इसमें अभी भी ऐसा लगता है कि एक नया मोमेंटम कल के सत्र में देखने को मिला है, एक नया ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पे 433 रुपए के स्टॉप लॉस से 460 रुपए के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, मजगांव डॉक और इंडिया सीमेंट को खरीदने की सलाह। इंडिया सीमेंट कल हमारे एक्सपर्ट थे प्रदीप हल्दर, उन्होंने रेकमेंड किया था और हमने देखा था क्या उनके रेकमेंड करने के बाद क्या गजब की रफ्तार हमने देखी इंडिया सीमेंट के शेयर में। 460 के टारगेट और 433 के स्टॉप लॉस। इसके अलावा मजगांव डॉक को सेल किया। ये रत्नेश जी, मजगांव डॉक फ्यूचर्स में है क्या? जी बिल्कुल, फ्यूचर में मजडॉक है। अच्छा ठीक है, 2310 के टारगेट, 2390 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है इसमें। तो एक बाई और एक सेल हो गया रत्नेश जी की तरफ से। कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं। केपीआई ग्रीन, अब ये एमओयू जो किया है बोत्सवाना की सरकार के साथ, क्योंकि बोत्सवाना सरकार की ये जो प्लानिंग है, अब वो अपनी जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है उसको बढ़ाकर 5 गीगावाट करने की है और इंफ्रा डेवलप करने में वहां पर केपीआई ग्रीन करेगी मदद। हालांकि शेयर ये कमजोर रहा है, लेकिन ये 36,000 करोड़ रुपए का एमओयू है, तो मान के चलेंगे कि फिर ये जो रिसीवेबल होगा केपीआई ग्रीन के लिए वो भी ठीक ठाक होगा। हालांकि उसका भी मतलब उसकी जानकारी तो हमारे पास नहीं आई है, न कंपनी ने दी है। केपीआई ग्रीन महीने भर में हम देख रहे हैं करीब 10% के आसपास की गिरावट। वैसे भी 1 साल ये शेयर वीक ही रहा है। 8,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली कंपनी है। क्या राय होगी आपकी कुणाल जी केपीआई ग्रीन को लेकर? वेल, न्यूज देखने जाए तो केपीआई ग्रुप को लेके काफी अच्छे अच्छे हैं। ये एक सूरत बेस्ड कंपनी है और लिस्टिंग के बाद काफी अच्छे ये स्टॉक ने हमें रिटर्न दिखाए हैं। प्रेजेंट लेवल की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार ये स्टॉक का हमें करेक्टिव मोड में, ये एक टाइम पे ये स्टॉक 540 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, वहां पे करेक्शन में ये स्टॉक 380 तक के भी लेवल हमने स्टॉक में देखने को मिले। फिलहाल 416 के राउंड है, अवॉइड करके चलने की ही सलाह है। लग रहा है कि वापस ये स्टॉक 380 तक के लेवल हमें दिखा सकता है। प्रेजेंट लेवल से अवॉइड करके चलने की सलाह है। हाँ, अगर स्टॉक ऊपरी लेवल पे 436 437 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर यहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है, वरना इसको अवॉइड करें वही बेहतर रहेगा। तो ये अवॉइड करने की सलाह केपीआई ग्रीन को लेकर ये राय है। जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा कंपनी को 1200 करोड़ जुटाने के लिए मंजूरी मिली है और इक्विटी शेयर और कन्वर्टिबल वारंट से ये रकम जुटाई जाएंगी। जीएमआर पावर को लेकर रत्नेश जी, आपकी राय क्या है? हाँ बिल्कुल, जीएमआर पावर में आप देखेंगे तो रिसेंट में थोड़ा सा हमको मोमेंटम दिखाई दिया था। उसके बाद में वापस से फिर ऊपर इस तरह से वापस हमको सेलिंग दिखाई दी 130-32 रुपए के लेवल से। अभी वापस से अपने सपोर्ट लेवल, काफी क्रूशियल लेवल 104-105 पे आ गया। तो ओवरऑल अभी इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा कोई खास बड़े मोमेंटम जब तक 135-136 के ऊपर नहीं निकला है, जब तक एक बड़ी तेजी की यहाँ पे मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि जिनके पास में 100 रुपए के स्टॉप लॉस है इसको होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में कहीं पे भी 125-130 के आसपास में है तो वहाँ पे मुनाफा बांध लें। तो 25-130 तक के आसपास मुनाफा वसूली करे, ये सलाह जीएमआर पावर को लेकर। एचसीएल टेक को लेकर एक खबर ये आ रही है कि नीदरलैंड के बैंक के साथ कंपनी का पार्टनरशिप हुआ है। एएसएन बैंक से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई है। एचसीएल टेक किस तरह का दिख रहा है, कुणाल जी क्या राय है? वेल, एचसीएल टेक की बात करें, फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम चल रहा है, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में थोड़ा सा वेटिंग वॉच करना चाहिए। 1655 के अराउंड का ये स्टॉक का क्लोजिंग है और जिस हिसाब से स्टॉक पिछले कई
पिछले कुछ दिनों से ट्रेड कर रहा है। लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में स्टॉक लोअर लेवल पे तकरीबन 1600 से लेकर 1610 तक के लेवल दिखा सकता है। अब देखिए कल के दिन में नो डाउट एक माइनर गेन देखने को मिला है, लेकिन अगर मैं 16 दिसंबर की बात करूँ तो 2% की वहां पे गिरावट हमें देखने को मिल रही है। सो एक बियरिश रिवर्सल फॉर्मेशन वहां पे बनी हुई है। मुझे लग रहा है कि इसी फॉर्मेशन के फॉलोअप के बेस पे हमें 1610 1600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर वहां पे आता है स्टॉक तो फिर वहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। प्रेशर लेवल पे इससे आपको साइडलाइन रहना चाहिए। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन आप उसको होल्ड कर सकते हो तो मीडियम टर्म, नई पोजीशन बनानी है तो 1610 1600 तक के लेवल का वेट करिए आप। खुदा पोजीशन है उसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन नई पोजीशन बनानी है तो 1600 1610 के आसपास बनाए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अपने सहयोगी तृप्ति उपाध्याय के पास चलते हैं और समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग तृप्ति, बताइए क्या है आज की रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। यहाँ पर देखिए गोल्डमैन सैक्स ने एल&टी पर अपनी राय रखी है, खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 5000 का इन्होंने दिया है। मिडिल ईस्ट में गैस और रेन्यूएबल एनर्जी के लिए कंपनी ने अभी निवेश किया है। मार्केट कमोडिटी प्राइस रिस्क को बिडिंग और हेजिंग के तहत ये मैनेज कर रहे हैं। साथ ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पर इनका फोकस है। कॉम्पिटिशन और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता यहाँ पर अभी भी जोखिम बनी हुई है। नुवामा ने टीसीएस पर अपनी राय रखी है। यहाँ पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य दिया है 3650 का। डिजिटल सर्विसेज से एआई ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन पर ये शिफ्ट हुए हैं और एआई एग्जीक्यूशन के लिए 5 पिलर की स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क यहाँ पर इन्होंने कंपनी ने अपनाया है। एआई सालाना $1.5 बिलियन के रेवेन्यू और 5000 एंगेजमेंट के साथ स्केल कर रहा है। मैनेजमेंट ने 26 से 28% के मार्जिन लक्ष्य को दोहराया है। साथ ही पॉजिटिव रुख बरकरार, टेक स्पेंड्स में रिकवरी की उम्मीद जता रहे हैं, जिसके चलते टीसीएस पर खरीदारी की राय। सिटी ने वेदांता पर अपनी खरीदारी की राय दी है क्योंकि पेरेंट कंपनी के लेवरेजेस यहाँ पर कंफर्टेबल लेवल्स पर बने हुए हैं। वेदांता पावर डीमर्जर को लेकर अभी मंजूरी नहीं मिली है। इसकी अगली सुनवाई 7 जनवरी को होने वाली है। डीमर्जर से कॉन्ग्लोमेरेट डिस्काउंट घटने में यहाँ पर मदद मिल सकती है। सिटी ने नुवामा वेल्थ पर अपनी खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 10,175 का रखा है। एसेट सर्विसिंग रिकवरी सही दिशा में यहाँ पर जारी है। साथ ही FY26 के Q4 में खोए हुए क्लाइंट बेस को वॉल्यूम को पूरी तरह से ये रिकवर कर लेंगे। साथ ही FY27 के फर्स्ट क्वार्टर में 15 से 20% सालाना रेवेन्यू ग्रोथ की ये उम्मीद जता रहे हैं। वेल्थ मैनेजमेंट फ्लो यहाँ पर बेहतर बना हुआ है। सिटी ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी अपनी राय रखी है, लक्ष्य इन्होंने 990 रुपये का बरकरार रखा है। ROA देखिए 1.8% पर रहने की उम्मीद है। साथ ही ROE 16 से 18% के दायरे में रह सकता है। AUM ग्रोथ यहाँ पर 20% रहने का अनुमान है। जो ग्रोथ ड्राइवर है AUM में वो मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी ये मान रहे हैं। साथ ही सेकेंड हाफ में निम्स की ट्रेजेक्ट्री में सुधार की उम्मीद जता रहे हैं। मीडियम टर्म में कॉस्ट टू इनकम रेशियो में धीरे धीरे सुधार की उम्मीद है, जिसके चलते सिटी ने AUM पर अपना 990 का यहाँ पर लक्ष्य दिया है। जी ठीक है तृप्ति, बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो कई सारे रिपोर्ट्स हैं और आज इनका असर आपको बाजार में दिखाई देगा। टीसीएस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। टीसीएस हम देख रहे हैं कि इन्होंने अपनी एक एनालिस्ट मीट की है और काफ़ी क्रूशियल बातें ये कह रहे हैं। अब ये डिजिटल सर्विसेज से एआई ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन पर शिफ्ट हुए हैं, नुवामा का ऐसा मानना है। और उन्होंने बाइंग की रेटिंग के साथ 3650 रुपये का टारगेट दिया है। एआई के लिए 5 पिलर स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क को अपनाया है। ये निकल के आया है टीसीएस के एनालिस्ट मीट से। हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, जरा उनसे चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और राय लेते हैं टीसीएस के शेयर पर ही। हमारे साथ मयूरेश जोशी हैं, मार्केट स्मिथ इंडिया के हेड इक्विटी हमारे साथ हैं। मयूरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 आवर्स स्वदेश पर। मयूरेश जी, जो भारतीय कंपनीज हैं इन पर तो काफ़ी लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि इनोवेशन नहीं है, पैसे सही जगह नहीं डाल रही हैं, वो डिविडेंड बांट के बायबैक करके पैसे वो किसी तरह से अपना यूज़ कर रही थी कैश को। लेकिन टीसीएस ने इंटेंट दिखाया है पिछले, अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो एआई को लेकर, डेटा सेंटर को लेकर कई सारे ऐसे कदम हैं जो ये दिखा रहे हैं कि नहीं, थोड़ा फ्यूचर की तरफ कंपनी सोच रही है। आपका व्यू क्या है टीसीएस को लेकर और उसके अलावा पूरे आईटी पैक को लेकर? क्या ये अंडर परफॉर्मेंस है, आगे अगले 1 साल 2 साल में हम छंटते हुए देखेंगे?
मॉर्निंग अभिषेक जी। नहीं, आई थिंक दो चीजें। एक आई थिंक जो एआई रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं टीसीएस ने स्टार्ट तो की है एज फार एज लार्ज आईटी इज कंसर्न, बट ये एग्रेसिवली फॉलो अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे नए नए टूल्स आते जा रहे हैं, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी आई थिंक काफी इनोवेशन कर रहे हैं विद न्यू टूल्स। और इसलिए आई थिंक हमारी जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं जो इसको टिपिकली प्रोसेसिंग या आउटसोर्सिंग मॉडल्स माना जाता है, जो अभी भी चलेगा, आई एम नॉट सेइंग दे विल नॉट वर्क, पर जैसे नए मॉडल्स आ रहे हैं एआई को लेके, एजेंटिक एआई एजेंट्स को लेके, आई थिंक ये मॉडल्स चेंज होना और नए प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना बहुत लाजमी होगा, विच टीसीएस हैज स्टार्टेड डूइंग। दूसरा, आई थिंक जो एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल है यहाँ पे काम आते रहेगा, जैसे मैं कह रहा हूँ। आई थिंक इट्स नॉट दैट द वर्क इज गोइंग टू डिसअपियर ओवरनाइट, बट स्लोली एंड स्टडीली जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, जैसे डायनामिकली चेंज होती जाएगी, ये काम कितना सस्टेनेबल होगा विद हायर मार्जिन्स एज टेक्नोलॉजी बिकम्स मोर कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड, और एफिशिएंसीज जैसे ड्राइव करेंगी काफी बिजनेस मॉडल्स को ग्लोबली। एंड क्लाइंट्स भी कितना देना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज, और इसलिए प्राइसिंग और मार्जिन्स अगले 3-4 वर्षों में कैसे रह सकते हैं, ये एक अननोन फैक्टर है। तीसरा, आई थिंक एक लार्ज वर्कफोर्स है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक अपस्किलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है लार्ज कैप आईटी कंपनीज को टू मैनेज दिस वर्कफोर्स एंड एडिशनल वर्क दैट प्रॉब्ली कम्स थ्रू। अगर ऑर्गेनाइजेशंस ऑप्टिमाइज हो रही है तो कहीं ना कहीं आई थिंक आईटी कंपनीज विल आल्सो नीड टू ऑप्टिमाइज देयर ऑपरेशंस, अगर प्राइसिंग में फर्क पड़ रहा है तो। और चौथा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ फेयर वैल्यूएशंस दे आर चीपर कंपेयर टू मिड कैप आईटी कंपनीज। उनके खुद के स्टैंडर्ड डिविएशन से आई थिंक अच्छे खासे लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं कंपेयरिंग द लास्ट 2 to 5 ईयर स्टैंडर्ड मीन। बट कहीं ना कहीं आई थिंक नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में, एक दिसंबर क्वार्टर जो फॉरलॉक्स क्रिसमस की छुट्टियां रहती हैं, रेवेन्यू बिलिंग डेज काफी कम रहते हैं, और चौथे तिमाही में जैसे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के पैटर्न्स डिसाइड होंगे, इसमें क्या उभर के आता है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इन ल्यू ऑफ ऑल द चेंजेस जैसे मैं कह रहा था, और टैरिफ्स के वजह से क्या कुछ इम्पैक्ट कुछ सेक्टर्स या स्टेट्स या सेक्टर्स या इंडिविजुअल कंपनीज पे देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक न्यूट्रल व्यू रहेगा, वैल्यूएशंस फेवर में है, बट अभी भी मुझे लगता है आई थिंक मिड कैप आईटी कंपनीज की कमेंट्री टैड बिट बेटर थी कंपेयर टू लार्ज कैप आईटी। ठीक है, मिड कैप आईटी को लेकर ज़्यादा भरोसा है मयूरेश जी को। देखते हैं कि आज किस तरह की चाल होती है टीसीएस की। लेकिन चलिए कुछ और खबरों की तरफ और रिपोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। एक राय आपसे रत्नेश जी चाहिए एलएनटी के शेयर को लेकर। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है और उन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखते हुए लक्ष्य जो दिया है वो दिया है 5,000 रुपये का। 6 लाख करोड़ रुपए का हम देख रहे हैं कि ऑर्डर बुक है। मिडिल ईस्ट में तो इनके इतने बड़े ऑपरेशंस हो गए हैं कि मतलब वहाँ से जो फॉरेन से जो रेवेन्यूज आ रहे हैं वो डोमेस्टिक ऑपरेशन से अब ज़्यादा हो रहे हैं। तो लगातार मजबूत हैं और वैसे भी पेडिग्री काफ़ी स्ट्रांग एलएनटी की रिकॉर्ड हाइस पर जाने के बाद वहाँ पर थोड़ा समय बिता रहा है। और अगर आप साल भर में देखेंगे तो अपने बेंचमार्क निफ्टी को थोड़े से मार्जिन से ही सही लेकिन आउट परफॉर्म किया है। 8-9% के आसपास के रिटर्न्स हैं। रत्नेश जी, व्यू क्या है आपका एलएनटी को लेकर? क्या ये शेयर यहाँ से और चलेगा? बिल्कुल, देखिए एलएनटी कंटिन्यू हाई परफॉर्म वो बना है, पैटर्न बना रहा है, और जिस तरह से आपने कहा कि आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे बाजार के इंडेक्सेस को, तो बिल्कुल अभी भी ऐसा लगता है अपने भी ज्यादा की एवरेज से बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं है। मुझे ऐसा लगता है 3950 3960 काफी एक अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल में, कुछ भी गिरावट में अगर वहां पे आता है तो एक अच्छी खरीदारी बन सकती है। ऊपर में एक बार जहाँ पे भी थोड़ा बहुत सप्लाई भी 4150 4180 के आसपास में ले रहा है, वहाँ निकालता है तो 4400 4500 4445 रुपए तक के टारगेट हमको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो जिनके पास में बिल्कुल इसको बने रहे, यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करें और नई पोजीशन इनको बनाना, थोड़ा सा गिरावट एक 395060 के आसपास में आता है तो वहाँ पे नई पोजीशन बना सकते हैं। को लेकर ये राय रत्नेश जी की तरफ से है। एक और स्टॉक है जिसको चर्चा कर लेते हैं, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल। 1 साल की ऊंचाई पर ये 52 वीक हाई पे ये स्टॉक है और महीने भर में 10% और 4 महीने में देखिए तो 20% से ज़्यादा की तेज़ी आ चुकी है। ये राय एक बार कुणाल जी आप दीजिए। नए मॉडल लॉन्च, ऑपरेशनल क्षमता लगातार ये बढ़ाते जा रहे हैं, उसका फ़ायदा यहाँ पर मिल रहा है और गाइडेंस भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। कंपनी ने FY26 के लिए 6,000 करोड़ से ज़्यादा का कैपेक्स गाइडेंस दिया है। क्या राय है सर संवर्धना मदरसन को लेकर?
सर मदरसन सुमी को लेके बात करें, फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम चल रही है 119 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और लाइकली चांसेस से आने वाले दिनों में ये स्टॉक में और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अब देखिए स्टॉक का पिछले कई दिनों से एक लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ऊपरी लेवल पे एक अच्छा खासा टॉप बनाने के बाद माइनर करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है और ओवरबॉट ये स्टॉक आ चुका है। मुझे लगा है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। करेक्शन में ये स्टॉक अगर 113 तक के लेवल हमें दिखा सकता है तो ये आपको यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि 113 के बाद, क्योंकि पहले भी 113 का रेजिस्टेंस फेस किया था, तब वही रेजिस्टेंस एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है संवर्धन मदरसुमी के लिए। सो अगर 113 आता है तो वहां पे खरीदारी करके चले। ऊपरी लेवल पे 121 का पहला टारगेट, 121 जैसे ब्रेक होगा 128 तक के भी टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं और 113 के अराउंड जब आता है तो हम यहाँ पे 108 का एसएल मेंटेन करके नई पोजीशन बना के जा सकते हैं। पोजीशन बनाना है तो 113 तक का वेट कर ले, करंट लेवल पे होल्ड करे, आगे 130 140 तक भी जाने की संभावना है। और बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की भी रिपोर्ट यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव थी और ब्रोकरेज हाउसेस ने 129 से 140 रुपए तक का लक्ष्य भी इसको लेकर दे रखा है। चलिए, कल बाजार में बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिला कि एक बैंकिंग फाइनेंशियल्स काफ़ी दबाव में दिख रहे थे। मंगलवार को हमने देखा एक्सिस बैंक ने काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया, इटर्नल के अलावा एक्सिस बैंक से काफ़ी दबाव मंगलवार को दिखा। कल और भी दिग्गज बैंक जिसमें आईसीआईसीआई हो या एचडीएफसी बैंक हो, कोटक हो, तीनों बैंक्स दबाव में दिखे और सारे बड़े जो लार्जर इंश्योरेंस कंपनीज है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दबाव दिखा, जिसमें एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ हो, मैक्स हेल्थ, यहाँ पर तमाम ऐसी कंपनियां जो कल काफ़ी कमज़ोर दिख रही थी। मयूरेश जी, आपकी राय बैंकिंग स्पेस को लेकर क्या है? प्राइवेट बैंक्स काफ़ी कमज़ोर कुछ सत्र से नज़र आ रहे हैं, क्या राय बन रही है बैंकिंग पर? मॉर्निंग विश्व मोहन जी। नहीं, आई थिंक राय मेरी बहुत साफ है, बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा क्योंकि दो चीजें हो रही है। एक, आई थिंक जो एडवांसेस ग्रोथ है ये तो ठीक ठाक रहेगी सिस्टम में, बट डिपॉजिट एक्रीशन कैसे रहेगी ये देखना बहुत लाजमी होगा। फॉर लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक डिपॉजिट एक्रीशन का एक माहौल जैसा रहेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है Q3 Q4 में, क्योंकि जैसे इंटरेस्ट रेट्स रीसेट हो गए हैं डिपॉजिट रेट्स के भी, इन्वेस्टर्स क्या करना चाहेंगे बिकॉज पोस्ट टैक्स इन्फ्लेशन अगर आप देखते हैं, क्या डिपॉजिट्स बीट करेंगे इन्फ्लेशन को, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोविजनिंग अच्छी खासी प्रोविजनिंग है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट इवन ऑन द लेंडिंग फ्रंट आई थिंक जैसे हम ट्रेंड्स देख रहे हैं, अनसिक्योर्ड लेंडिंग अच्छी खासी बढ़ रही है और क्या ये एसेट क्वालिटी प्रेशर्स को एक्सेंचुएट कर सकता है इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। ऑब्वियसली आई थिंक पैरामीटर्स एसेट क्वालिटी के, प्रोविजनिंग के, कैपिटल एडिक्वेसी के ठीक ठाक है, बट वैल्यूएशंस भी फेयरली प्लेस्ड है। तो हमें लगता है आई थिंक विद इन द लार्ज प्राइवेट नेम्स, आईसीआईसीआई बैंक एक बैंक है जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में होल्ड करना। पीएसयूज में हमें लगता है आई थिंक थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है, प्योरली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स की जो डिपॉजिट एक्रीशन, जो स्टिकी डिपॉजिट इनके पास रहते हैं, टाइम डिपॉजिट स्पेसिफिकली, आई थिंक दे कैन प्रॉब्ली कंटिन्यू विद पीएसयू बैंक्स। निम्स का एक बॉटम आउट हो चुका है, कासा डिटोरिएशन का बॉटम आउट हो चुका है, कैपिटल एडिक्वेसी ठीक ठाक है। हम मर्जर्स की सुन रहे हैं, क्या मर्जर इश्यूज आते हैं दैट नोन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट लार्जली आई थिंक एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से पीएसयू बैंक्स थोड़े बेहतर लग रहे हैं हमारे ओपिनियन में। विद इन पीएसयू बैंक्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, मिड कैप पीएसयू बैंक से आर सम ऑफ द बैंक्स दैट वी कीप ऑन होल्डिंग हमारे लोकल और ग्लोबल पोर्टफोलियोज। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएसयू बैंक मिड और लार्ज दोनों एक बैंक बता दिया है और साथ ही प्राइवेट बैंक्स पे से ज़्यादा उनको पीएसयू बैंक्स बेहतर लग रहा है मयूरेश जी को, लेकिन उनके मॉडल पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई बैंक भी शामिल है। चले, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ओला इलेक्ट्रिक को लेकर कुछ इंसाइट्स आपके लिए लेकर आएंगे कि आज के सत्र में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ चल रहा है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। नहीं भाई, बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की, जहां पर प्रमोटर कल लगातार दूसरे दिन यहां पर शेयर सेल करते नजर आए। क्या कुछ कंपनी में हो रहा है, क्यों प्रमोटर का भरोसा नहीं पा रहा है, क्या कुछ बिजनेस को लेकर किस तरह के अपडेट्स हैं, पूरी डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी अशेषा मौजूद है। अशेषा, बताइए। बिल्कुल, तो ओला इलेक्ट्रिक के प्रमोटर ने फिर एक बार हिस्सेदारी बेची है। परसों के सत्र में भी ये हुआ था और कल फिर एक बार करीब 4 करोड़ शेयर बेचे हैं। तो 2 दिनों में कुल
6 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स उन्होंने बेचे हैं। 6.8 करोड़ शेयर्स उन्होंने बेचे 2 दिनों में, जिसकी वैल्यू 235 करोड़ के आसपास होती है। प्रमोटर ने 2 दिन में 234 करोड़ रुपए के शेयर यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक से बेचे हैं। तो बड़ी खबर निकल कर आई है। और याद रखें, पहले भी जब पहली बार शेयर बेचे थे, स्टॉक में 5% तक की गिरावट दिखी थी। 260 करोड़ का कर्ज जुटाने के लिए ये किया गया है। 4% गिरवी शेयर अब पूरी तरह से रिलीज हो चुके हैं, जिसके चलते उन्होंने अपनी हिस्सेदारी भी बेची है और कर्ज जुटाने के लिए ये किया गया है। प्रमोटर की होल्डिंग अब 34% पर गिरकर आ चुकी है और खराब नतीजों और एग्जीक्यूशन की चिंताओं से ऑलरेडी स्टॉक में दबाव दिखा है। इनफैक्ट ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है। करीब 75% की गिरावट ऑल टाइम हाई लेवल से स्टॉक पर दिखी है। तो खराब नतीजों और एग्जीक्यूशन के चलते स्टॉक में गिरावट, जैसे मैंने बताया, 60% स्टॉक 2025 में अब तक टूट चुका है। तो काफ़ी भारी गिरावट इस स्टॉक में दिखी है और एक साल के निचले स्तर पर ओला इलेक्ट्रिक अभी कारोबार करता हुआ। कई सारे चैलेंजेस है। दूसरी तिमाही के नतीजे कमज़ोर रहे, रिकॉर्ड ऊंचाई से 75% तक की गिरावट दिखी है। 2025 में अब तक 60% तक की गिरावट स्टॉक पर नजर आई है। जैसे मैं बता रही थी, दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर आय 40% से ज़्यादा घटती हुई नजर आई। कंपनी अभी भी लॉस रिपोर्ट कर रही है, घाटा रिपोर्ट कर रही है। बॉटम लाइन पर कंपनी का घाटा 400 करोड़ के आसपास था सितंबर क्वार्टर में। और एबिटा घाटा की बात करें तो वो हालांकि घटा था, लेकिन फिर भी लेवल पर कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। 203 करोड़ का एबिटा लॉस कंपनी ने दूसरी तिमाही में रिपोर्ट किया था। मैनेजमेंट के गाइडेंस की बात करें तो वो अभी भी फिर भी पॉजिटिव है। मैनेजमेंट का कहना है कि अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी FY26 में रिपोर्ट कर पाएगी और अगले कुछ सालों के लिए भी रेवेन्यू आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। रेवेन्यू गाइडेंस हालांकि उन्होंने घटाई है, फिर भी 3000 से 3200 करोड़ का रेवेन्यू गाइडेंस मैनेजमेंट ने FY26 के लिए दिया है। तो हाँ, प्रमोटर्स ने फिर एक बार हिस्सेदारी बेची है और कई सारे चैलेंजेस है कंपनी में, जिसके चलते स्टॉक में ऑलरेडी ईयर टू डेट बेसिस पर और रिकॉर्ड ऊंचाई से काफ़ी गिरावट दिखी है। ऐसा ये पूरी डिटेल्स लेकर आने के लिए, क्योंकि इस तरह के लो टिकर साइज की कंपनियां जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स का हित काफ़ी ज़्यादा रहता है, वो काफ़ी उनको ये अट्रैक्ट भी करता है। और ऐसे में इनको लेकर अगर कुछ बड़े अपडेट्स आते हैं तो वो इस पर पैनी नज़र रखते हैं। मयूरेश जी, आपसे मैं राय चाहूँगा, इस तरह की कंपनी को लेकर आपकी राय क्या है? क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इस पर नज़र रखते हैं और एक पॉपुलर ब्रांड भी है। क्या लग रहा है, ओला इलेक्ट्रिक में कुछ यहाँ पर दम दिख रहा है? आगे कुछ रिवाइवल की उम्मीद रखनी चाहिए क्या? It never made to our research list, विश्व मोहन जी, कभी भी। आई थिंक 2 रीजंस हम नहीं लेके आए रिसर्च लिस्ट में, क्योंकि आई थिंक जो एक प्रॉफिटेबल पाथ होता है कोई भी कंपनी का, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। और इसलिए आई थिंक फ्यूचर प्रोजेक्शंस पे आई थिंक कंपनी को पहले ही ले लेना, अज्यूमिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम प्रॉफिटेबल हो जाएगी, आई थिंक दैट डज नॉट फिट आवर क्राइटेरिया। और दूसरा, आई थिंक इतने कंट्रोवर्सीज में कंपनी आई थिंक एम्ब्रॉयल्ड हो चुकी है फॉर वेरियस रीजंस पुट टुगेदर। हमें लगता है आई थिंक इफ यू आर प्रॉब्ली लुकिंग एट एन ऑटो स्पेस, और ये हाइपर कॉम्पिटिटिव स्पेस है, आई थिंक आप काफी नए नए प्लेयर्स देख रहे हैं जो ईवी प्लेटफॉर्म्स ला रहे हैं, लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक हमें हमेशा लगता था कि बेहतर विकल्प ऑलवेज अवेलेबल है। 2 व्हीलर एज अ मार्केट, इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म्स एज अ मार्केट, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एज अ। तो बिल्कुल सही बात है। अगर जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आए, फ्यूचर प्रोजेक्शन के दम पे, गाइडेंस के दम पर सीधा इन्वेस्ट कर लेना, जब तक अब तक उस तरह का परफॉर्मेंस कभी दिखा नहीं है, तो डेफिनेटली तो ये तो फंडामेंटल राय हो गई। लेकिन टेक्निकल जो ट्रेड करते हैं उनके लिए क्या राय है? ये रत्नेश जी, आप बताइए, ओला इलेक्ट्रिक लगातार डाउन ट्रेंड में है और कितनी गिरावट दिख रही है ओला में? टेक्निकली कैसा दिख रहा है ये काउंटर आपको? इसमें देखिए, बिल्कुल कहीं से भी कोई सेटअप तेजी है, कहीं से कहीं तक नहीं। इसमें कंटिन्यू लो फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता है यहाँ पे किसी भी तरह की खरीदारी, अभी नई खरीदारी किसी भी निवेशकों को करना चाहिए। और कोई भी लोग फंसे हुए हैं या जिनने थोड़ा सा ऊंचे लेवल पे ले रखा है, तो मेरे हिसाब से कोई भी एक उछाल आता है किसी भी रीजन से, तो निकलने की वहाँ पे ध्यान लगाना चाहिए। नई खरीदारी की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। खरीदारी की राय बिल्कुल ही नहीं है ओला इलेक्ट्रिक में। कुणाल जी, आपकी राय क्या? अभी एक छोटा जवाब दे दीजिए ओला पर।
टोटली एग्री, टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह रहेगी ओला पे। फिलहाल जिस हिसाब से कंपनी का कामकाज चल रहा है, कोई फ्यूचर लग नहीं रहा है। और लगातार आप देखिए सोशल मीडिया पे और लगातार ओला को लेके जो अभी फिलहाल नेगेटिविटी, नेगेटिव सेंटीमेंट जो क्रिएट हुआ है, मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले दिनों में ओला अपना जो लिस्टिंग वाला प्राइस है वो भी टच कर सकता है। टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में एटलीस्ट ये स्टॉक 24 से लेकर 25 तक के भी लेवल दिखा सकता है। उन्होंने भी, लेकिन चलिए एक अपडेट ये है कि एनसीएलटी मुंबई से वेदांता के डीमर्जर प्लान को मंजूरी देने के बाद आगे की क्या योजनाएं हैं, कर्ज कैसे कम होगा, क्या शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग होगी, इन तमाम मुद्दों पर हमारी सहयोगी अशेषा ने वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और आज हम एक खास मैनेजमेंट के साथ बातचीत करेंगे। मिस्टर अनिल अग्रवाल, चेयरपर्सन वेदांता लिमिटेड के, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले डीमर्जर के बारे में ही बातचीत करेंगे। काफ़ी डिले हो चुका है ऑलरेडी, 2 साल पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन अगर आप हमें बता पाए टाइमलाइन क्या होगा और कब तक डीमर्जर का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। ये डीमर्जर, ये लार्जेस्ट डीमर्जर एवर हैपन, तो ये इसमें थोड़ा टाइम लग गया। आने वाले दिनों में हम 3 महीने में इस डीमर्जर को कंप्लीट करेंगे। मार्च फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के आसपास में जिसके पास भी एक शेयर है वेदांता के, उसको 5 शेयर मिलेंगे डीमर्जर होने के बाद। ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल एंड मार्च में टारगेट ले रहे हैं। ठीक है, तो मार्च 2026 तक पूरा डीमर्जर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप हमें कंपनी के लिए स्ट्रैटेजिक रोड मैप बता पाए, शेयर होल्डर्स के लिए किस तरह का बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा इस डीमर्जर के चलते, वैल्यू अनलॉकिंग किस तरह की होगी और डीलेवरेजिंग रोड मैप कंपनी का क्या होगा। बहुत एक्साइटमेंट है इस कंपनी का, और इस कंपनी में जो प्रोडक्ट है वो असंभव प्रोडक्ट है। हम लोग इंपोर्ट बेस हो जाते हैं। हमारे जो रोड मैप है कि हम जिंक जो है अभी 1.2 मिलियन टन बना रहे हैं, उसको 3 मिलियन टन बनाएंगे। सिल्वर जो आज हम 800 टन बनाते हैं, उसको हम 3000 टन तक लेके जाएंगे, जो इंडिया की पूरी नीड को हम कंप्लीट कर लें। एल्युमिनियम जो अभी हम 30 लाख टन बनाते हैं, उसको 60 लाख टन हम बनाएंगे। ऑयल एंड गैस हम फर्स्ट स्टेप 300,000 लेके जाएंगे बैरल, और उसको टाइम टू कम 4 to 5 years टाइम में हम इसको 1 मिलियन बैरल ऑयल एंड गैस बनाएंगे। स्टील हम 10 मिलियन टन का प्लांट लगाएंगे, और आयरन ओर हम 20 मिलियन अपना खुद का बनाते हैं, वो इसमें यूज होगा। पावर 20,000 मेगावाट का पावर हम लगा रहे हैं। थर्मल बेस सब कोल पिट हेड पर है, और ये सारा ब्राउन फील्ड है। इतनी जबरदस्त रिक्वायरमेंट है कि 5 कंपनियां डिविडेंड पेइंग कंपनी होगी। 5 कंपनियां मेरे को दिख रहा है जो हमें करना है। 5 कंपनी जो आज वेदांता जिस भाव पर है, जो वैल्यू पर है, उसी को हर कंपनी की वैल्यू आए, और उसमें इतना पोटेंशियल है, मल्टीपल बेटर होगा। सारी दुनिया देख रही है, इसमें हम इन्वेस्ट करें। तो ये हमारा एम है कि 5 कंपनियां आगे बढ़े, 5 की डिमांड है, 5 के शेयर होल्डर प्रॉस्परस रहे, उनको डिविडेंड मिले, और उनके वैल्यू उसी लेवल पे आ जाए जो आज वेदांता के लेवल पर है। ठीक है, शेयर होल्डर्स काफ़ी खुश होंगे ये सुनकर कि आपके प्लान्स काफ़ी अच्छे हैं, कैपेक्स प्लान्स है, डिविडेंड की पॉलिसी कंटिन्यू करेंगे आप। लेकिन जो एनसीएलटी अप्रूवल मिली है, क्या आप हमें बता सकते हैं वो विदाउट एनी कंडीशंस है, या आपको लगता है कि गवर्नमेंट शायद अपील करेगी इस पर्टिकुलर एनसीएलटी ऑर्डर को लेकर? आप ऐसा क्यों सोचती है? सारा कभी हुआ ही नहीं है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। हम लोग पॉजिटिव, एनसीएलटी का ऑर्डर आ गया, कंप्लीट हो गया, नॉर्मल क्लीन ऑर्डर है, हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं।
ठीक है, तो क्लीन ऑर्डर है, कोई भी हर्डल्स अब इस डीमर्जर में नहीं आएंगे और मार्च 2026 तक पूरी तरह से ये डीमर्जर कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। और मिस्टर अग्रवाल काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि अप्रैल के महीने में आपके पास 5 लिस्टेड कंपनी के सभी के शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट्स में होंगे, करेक्ट? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से आपने बात की। ठीक है Thank मिस्टर you, अग्रवाल, thank you very बहुत much. बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आज ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो अनिल अग्रवाल से ईटी न्यूज़ स्वदेश की खास बातचीत की आशीषा ने और हमने देखा कि एनसीएलटी मुंबई से डीमर्जर को मंजूरी मिली थी। एक कंपनी है, 4 कंपनी और हो जाएंगी तो टोटल 5 लिस्टेड कंपनीज हो जाएंगी। मयूरेश जी, आप कैसे देख रहे हैं? वेदांता में तो मतलब बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिले। अगर हम पिछले 2 साल में अगर हम देखें, स्टॉक डबल से ज़्यादा हो गया। और जो अनिल अग्रवाल हैं, ये अब अध्यात्म की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, जीवन की बात करते हैं, तमाम फ्रंट की ज्ञान उनसे मिलते हैं। बड़े दिलचस्प शख्सियत हैं। आपकी राय शेयर को लेकर, वेदांता यहाँ से आप क्या ट्रजेक्टरी देख रहे हैं और किस तरह की बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी डीमर्जर के बाद? जैसे अभिषेक जी, आई थिंक बिजनेस के मर्जर्स हो रहे हैं इन रिस्पेक्टिव बिजनेसेस हुआ, एल्यूमिनियम बिजनेस हुआ, आयरन ओर का बिजनेस हुआ, पावर का बिजनेस हुआ, ईच बिजनेस इंडिविजुअली शुड परफॉर्म रिलेटिवली बेटर। अभी जैसे डीमर्जर होगा और जैसे कॉस्ट एफिशिएंसीज बिल्ट इन होंगे हर बिजनेस वर्टिकल में, वो फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएंगे अगले कुछ तिमाहियों तक का। और इसलिए आई थिंक एक जो इंडिविजुअल बिजनेसेस पोस्ट कर सकते हैं स्टैंड अलोन बेसिस पे, और जैसे हम प्राइसेस देख रहे हैं आज के तारीख में, स्टील प्राइसेस, HRC, CRC आर एक्सपेक्टेड टू कम अप, बट एट द सेम टाइम एल्यूमिनियम प्राइसेस, जिंक प्राइसेस, कॉपर, सिल्वर प्राइसेस की जो एक ट्रेजेक्टरी है ये काफी अच्छी है एट दिस जंक्चर। बट ये नहीं भूलना चाहिए अभिषेक जी कि अल्टीमेटली ये कमोडिटी ड्रिवन कंपनीज है और कमोडिटी साइकिल्स पे चलती है। तो अभी साइकिल इनके फेवर में है, अगले कुछ क्वार्टर्स तक शायद फेवर में रहेगा डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स को देखते हुए। एंड देयरफॉर आई थिंक इन द कमिंग साइकिल और डीमर्जर्स के एफिशिएंसी शायद प्ले आउट होंगे कंपनीज पे। द मैनेजमेंट हैज आल्सो मेड इट वेरी क्लियर कि जो वेदांता रिसोर्सेज है, जो इनकी पेरेंट कंपनी है लिस्टेड इन द यूके, वहां पे जो एक बहुत बड़ा डेट का बर्डन है, स्लोली एंड स्टेडीली विद इंप्रूव्ड कैश फ्लोज अलोंग विद सब्सिडरीज और स्टैंड अलोन बिजनेसेस में, वो भी एक डेट 3 या 4 सालों में पूरा का पूरा रीपे कर देंगे। तो काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कमोडिटी साइकिल अभी फेवर में है, तो अभी भी मुझे लगता है कि इंडिविजुअल बिजनेसेस में एक ठीक ठाक अपसाइड बाकी रहती है। तो वेदांता में भी एक ठीक ठाक अपसाइड बाकी रहती है। वेदांता में भी अपसाइड बाकी है। और बिल्कुल आपने मयूरेश जी सही कहा, वेदांता में जो पेरेंट इनकी है वेदांता रिसोर्सेज, शायद इकलौती पेरेंट होगी जिस पर ये भी आरोप लगते रहे कि ये अपनी ही जो कंपनी है उसके भरोसे पर चल रही है, उसका दोहन करती है। चलिए, बाजार खुलने में 3 मिनट का समय तो रह गया है, लेकिन निफ्टी जो सेटल हुआ है वो हुआ है 57 अंक नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें, करीब 200 अंकों की गिरावट हमें शुरुआत में देखने को मिलेगी। देखते हैं आज वगैरह से थोड़ा सा हो सकता है सपोर्ट मिले। टीसीएस ने अपना जो एआई ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो तैयार किया है 5 पॉइंट, और पहली बार क्वांटिफाई किया है अपना एआई सर्विसेज से जो रेवेन्यू उनको आ रहा है $1.5 बिलियन बताया है उनके सीईओ के कीर्तिवासन ने। देखते हैं बाजार उनको किस तरह से लेता है आज के सत्र में। तो लेकिन एक जरा शेयर फटाफट आपसे कुणाल जी व्यू चाहिए। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग, काफी लंबे समय से हमने चर्चा की रही है उस पर, और शेयर वैसे भी डाउन ट्रेंड में रहा है। इनको बीएमसी से 1300 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। हो सकता है कि आज शेयर ये पॉजिटिव खुले, आज थोड़ा जोश दिखाए। क्या ट्रस्ट करना चाहिए उस पर? स्टॉक की बात करें, फिलहाल स्टॉक तो प्री ओपनिंग में एक अच्छे खासे लेवल पे ओपन हो रहा है 460 के अराउंड। और आपने सही कहा, बहुत दिनों के बाद ये स्टॉक के ऊपर चर्चा हो रही है। लगातार स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है। व्यू फिलहाल इसको अवॉइड करके चलने का ही है, क्योंकि प्री ओपनिंग में स्टॉक ऊपरी लेवल में 440 442 के ऊपर सस्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर 442 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर खरीद करके चलने की सलाह है। तो फिलहाल इसको अवॉइड करिए, या डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट में जरूर से होना चाहिए। 442 के ऊपर सस्टेन होने के बाद आप इसमें खरीदारी करके चलिए। 472 से लेके 500 तक के लेवल एज ए टारगेट स्टॉक आपको दिखा सकता है। ठीक है, 472 से 500 रुपए तक के लेवल एंटनी वेस्ट हैंडलिंग में आ सकते हैं, इस पर आप नजर रखिए चलेगा। आज एचडीएफसी बैंक के शेयर पर भी नजर रहेगी। बार बार हमने देखा है कि इसने अपने 50 डीएमए को रिस्पेक्ट तो किया है, लेकिन क्या ये लेवल टूट जाएगा? रत्नेश जी, आज फिर से एक वीक ओपनिंग के संकेत दिखाई दे रहे हैं एचडीएफसी बैंक में। निफ्टी का टॉप लूजर है प्री ओपन में 1% नीचे, और
50 DMA से अब तो काफी नीचे है। क्या राय होगी आपकी एचडीएफसी बैंक को लेकर, क्योंकि पूरे बाजार पर भी प्रेशर बना रहेगा शेयर फिर ये? तो ऊपर में ये 1009 1010 20 के ऊपर नहीं निकल पाया, वहां पर काफी बड़ा सप्लाई कंसोलिडेशन करा भी अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास में आ चुका है, 960 रुपए के आसपास में। तो मुझे ऐसा लगता है अगर वो तोड़ेगा तो भी थोड़ा सा प्रेशर आएगा 940 930 पर। 930 के नीचे जाना इतना मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से जा पाएगा। पूरा ट्रेंड जो चेंज होगा ये तेजी का 930 के नीचे ही होगा। जब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं होगा तो मुझे ऐसा लगता है अभी ये कंसोलिडेशन करेगा 960 से 930 के बीच में। 930 का स्टॉप लॉस होना चाहिए लॉन्ग की पोजिशन पे। ठीक है, लॉन्ग की पोजीशन है तो 930 का स्टॉप लॉस रखिए। एचडीएफसी बैंक में कहा हम 1030 की बात कर रहे थे और अब तो 930 की बातें होने लगी। 972 रुपए पर ये शेयर खुल रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। 1000 रुपए के आसपास ये एक बेस फॉर्मेशन की जो कोशिश थी वो आज नाकाम होती दिख रही है और ये निफ्टी का टॉप लूजर है। चलिए बाजार खुलने की तरफ बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक के अलावा रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, ये कुछ और दिग्गज शेयर हैं जो आपको बाजार पर दबाव बनाते हुए दिखेंगे। आईटी से थोड़ा सा सपोर्ट निकल के आज के सत्र में आ सकता है। शुरुआत हो गई है, शुरुआत निफ्टी की हुई पॉजिटिव टेरिटरी में, लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में खुलने के बाद लाल निशान में निफ्टी फिसलते हुए जो गिरावट है वो है 35 अंकों 40 अंकों के आसपास की। निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गिरावट है 100 अंकों से थोड़ी सी ज्यादा की है निफ्टी बैंक की नरमी। लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। निफ्टी बैंक हम देख रहे हैं कि 50 से 100 अंकों की नरमी पर फिलहाल आपको झूलता हुआ दिखाई देगा और निफ्टी की जो गिरावट है वो है करीब 40 अंक की आपको नजर आएगी। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि जो सपोर्ट दे रहे हैं थोड़े बहुत वो है आईटी शेयर। इन्फोसिस करीब 0.25% ऊपर है। टीसीएस में आधे % की तेजी है, मतलब रिपोर्ट भी टीसीएस को लेकर अच्छी आई, लेकिन जितनी तेजी बननी चाहिए थी उतनी दिख नहीं रही है। विप्रो, ये तीनों के तीनों शेयर आज बाजार को सपोर्ट करने काम कर रहे हैं। इसके अलावा टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक में भी बाइंग है और दिग्गजों में अगर हम बात करें तो एसबीआई से बाजार को सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रीराम फाइनेंस का भी कल शेयर चला था, आज फिर से हम थोड़ी सी बाइंग हम श्रीराम फाइनेंस में देख रहे हैं। लेकिन निफ्टी 50 अंक से ज्यादा नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें तो 150 अंकों की गिरावट और एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है शुरुआत में थोड़ा सा ये नरम लग रहा है क्योंकि 900 शेयर है और 1000 से ज्यादा शेयर है इस वक्त एनएसई पर कमजोर। इंडिया विक्स है 10 के नीचे। 10 के नीचे का इंडिया विक्स यानी कि बाजार डल, मूव बड़े नहीं, एक रेंज का मार्केट। क्या आज भी हम वैसा ही देखेंगे? देखने वाली ये चीज होगी। इंडिया विक्स 9.86 के लेवल हैं, लेकिन बाजार में आज कमजोरी कहां पर है? कमजोरी आज है ऑटो शेयरों में। एमएनएम कमजोर है, बजाज ऑटो कमजोर है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में 1.5% की नरमी है, मारुति सुजुकी कमजोर है। साथ ही अगर हम बैंकिंग की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में कमजोरी आधे % की, कोटक महिंद्रा बैंक आधा % कमजोर आपको दिखाई देगा। तो बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग और ऑटो शेयर ये बाजार का मूड थोड़ा खराब करने का काम आज के सत्र में कर रहे हैं। आईटी से और थोड़ा फार्मा कंजम्पशन से आज के सत्र में हम सपोर्ट मिलते हुए देख रहे हैं। लेकिन बड़े मूवर्स कौन से हैं आज के, जरा वायदा में देखिए। जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, देखिए दरअसल जो एक्सपेंस रेशियो वगैरह है थोड़ा सा उसको कम किया गया है और जो ड्राफ्ट था उसके मुकाबले थोड़ी राहत है म्यूचुअल फंड कंपनीज को, तो आप ना तेजी देखेंगे शेयरों में। एचडीएफसी एमसी करीब 4% ऊपर है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एंजल वन में करीब 1% के आसपास की तेजी आपको दिखाई देगी। बाकी भी जरा एएमसी कंपनीज को आप जरा लेकर आइए, देखते हैं कि वहां पर किस तरह की चाल है। अगर आप यूटीआई एएमसी को देखिए, एबीएसएल एएमसी का शेयर लेकर आइए, इन पर भी आज के सत्र में नजर रहने वाली है। लेकिन जो प्लेटफॉर्म वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें हम बाइंग देख रहे हैं। एंजल वन हो गया, कैम्स हो गया, यहाँ पर ठीक ठाक मूव है। 4% ऊपर एचडीएफसी एमसी इस वक्त है वायदा का टॉप गेनर। लेकिन हीरो मोटो में जो गिरावट है वो बढ़ती जा रही है। आज फिर से ये शेयर टूट गया है करीब 3% और भाव हो गए हैं 5,648 के। तो 6,400 वाला शेयर 5,600, 800 रुपए का डिप ऊपरी स्तरों से। और अगर आप पिछले 5 सत्र में देखेंगे तो हीरो मोटो के शेयर में 5 से 5.5% के आसपास की गिरावट आ गई है। तो क्या तेजी रिवर्स हो रही है हीरो मोटो में, या फिर ये जो गिरावट है ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी है? इस पर आगे हम सवाल अपने एक्सपर्ट से जरूर पूछेंगे। फिलहाल इंडेक्स में आप देखेंगे तो जो लॉसेस हैं वो सीमित हैं, लेकिन फिर भी लगातार चौथे सत्र की गिरावट निफ्टी में हम देख रहे हैं 25,800 के नीचे। कल का जो निचला स्तर था उसके आसपास ये निफ्टी को आप फिलहाल घूमते हुए देखेंगे। सेंसेक्स की जो गिरावट है वो है करीब 100 अंकों के आसपास की।
एक बार जरा देखते हैं कि बड़े मूवर्स आज के सत्र में कौन से शेयर बन रहे हैं। तो अगर हम तेजी की बात करें तो निपॉन लाइफ 5.5% ऊपर, HDFC AMC 4% ऊपर, UTI AMC 2.25% ऊपर। तो एक्सपेंस रेशियो को थोड़ा बदलाव किया गया है, लेकिन जिसकी आशंका थी उतनी नहीं हुई है और ये इसलिए पॉजिटिव आप कह सकते हैं। और ब्रोकिंग जो कंपनीज हैं उसमें आप देखेंगे वहां पर भी थोड़ा सा उछाल आपको देखने को मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन में 1% के आसपास की तेजी आज नजर आएगी, लेकिन आज की पूरी जो कह सकते हैं कहानी है जो गेंस की, वो है म्यूचुअल फंड का कारोबार करने वाली कंपनीज यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की। गिरावट कहां है? इंडिया सीमेंट कल चला, आज कमजोर है। हीरो मोटो में नरमी ज्यादा है, 2.5% टूट गया ये शेयर। दिलीप बिल्डकॉन में कल हम तेजी देख रहे थे, आज यहां पर नरमी है। यूएसएल में करीब 1.5% की कमजोरी है। सन फार्मा करीब 1.5% कमजोर है। ये जो रेस्टोरेंट वाली कंपनीज हैं या फिर क्विक सर्विस QSR वाली जो कंपनीज हैं वहां पर आज फिर से हम गिरावट देख रहे हैं। वेस्टलाइफ फूड करीब 2% गिरावट पर कारोबार कर रहा है। सेक्टर्स की बात करें तो आप इंडाइसेस आप देखेंगे तो आईटी में आईटी PSU बैंक को छोड़कर सारे के सारे सेक्टर इंडेक्स जो हैं कमजोर हैं। सबसे ज्यादा कमजोरी हम देख रहे हैं ऑटो, फार्मा, रियल एस्टेट में और ऑयल एंड गैस में। चलिए चलते अपने एक्सपर्ट के पास, समझते हैं कि आपके लिए कहां बन रहे हैं ट्रेड के बेहतरीन मौके। चलिए अब ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत कर लेते हैं। आपके लिए बेहतरीन मौके कहां पे हैं? कुणाल जी आप बताइए कि आपके ओपनिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से क्या राय है? कल ओपनिंग ट्रेड की बात करें तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक ध्यान में आया। स्टॉक का नाम है वोल्टास। आज के दिन में स्टॉक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का जो अपर बैंड है उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उसने ब्रेकआउट भी दिया था और उसी के लेवल के ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो वोल्टास यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। टारगेट की बात कर लेते हैं, टारगेट और एसएल की बात कर लेते हैं। तो जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लोअर लेवल पे हम 1370 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 1418 1418 का पहला टारगेट है और जैसे ही ब्रेक होता है आपको 1450 का दूसरा टारगेट भी देखने को मिल सकता है। सो वोल्टास यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। वोल्टास खरीदारी की सलाह ओपनिंग ट्रेड्स में। लेकिन मीशो देखिए, मीशो की रैली जारी है। कल 20% के ऊपरी सर्किट पर लॉक हुआ था और आज भी करीब 6.5% तक की तेजी दिख रही है। 230 रुपए के करीब पहुंच चुका है मीशो का भाव। 111 पिछले लिस्टिंग थी, 111 पे का इशू प्राइस था और वहां से देखिए 230, डबल से भी ज्यादा हो चुका है। और एक जबरदस्त तेजी यूबीएस का जो टारगेट था 220 का, उसके ऊपर भी काफी ज्यादा जा चुका है। चलिए इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। रत्नेश जी की पहले ओपनिंग ट्रेड्स ले लेते हैं। रत्नेश जी बताइए ओपनिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर है। इसमें बजाज ऑटो में ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा था। बजाज ऑटो में सेल की सलाह रहेगी यहाँ पे। 8830 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मुझे जो टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पे आ सकते हैं वो 87, पहला जो टारगेट 8720 फिर उसके बाद में 8700 तक के टारगेट बजाज ऑटो में आते हुए देख सकते हैं। बजाज ऑटो आपको लग रहा है कि यहाँ पे वीक काउंटर हो सकता है, आज कमजोरी भी दिख रही है। हमारे साथ गौरव शर्मा भी है। गुड मॉर्निंग गौरव जी, आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट और व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से नमस्कार। यस, ओपनिंग ट्रेड्स में आज जो मैं स्टॉक पहला चुना है दैट इज APL अपोलो। मेटल स्पेस के अंदर अच्छी तेजी जारी है। मुझे उम्मीद है अपना कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने में मिलेगा। 1764 के अराउंड ये शेयर करंटली ट्रेड कर रहा है। बाई की सलाह रहेगी। 1725 का स्टॉप लगाएं और 1800 से 1825 के टारगेट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। एक जो दूसरा स्टॉक मैंने चुना है दैट इज भारती हेक्सा। भारती हेक्साकॉम एक लंबे समय थे इसके अंदर एक काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। थोड़ा सा प्रीएम्प्ट जरूर कर रहा हूं यहाँ से, बट मुझे उम्मीद है इसके अंदर भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। 1740-41 के अराउंड पे ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल पे बाई की सलाह होगी। स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है। 1710 1710 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1840 तक के टारगेट्स मुझे एक्सपेक्टेड है इस स्टॉक के अंदर आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। हेक्साकॉम आपको लग रहा है कि 1840 तक भी जा सकता है। इसके अलावा APL अपोलो, ये दोनों कॉल्स हैं, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और रत्नेश जी की तरफ से तो APL अपोलो का सबसे पहले आप टारगेट स्टॉप पर नोट जरूर कर लें और भारतीय हेक्साकॉम का जो इनकी तरफ से दी गई। रत्नेश जी
बजाज ऑटो दी थी, सेल कॉल थी उनकी, 87 का टारगेट दिया था, आज कमजोर भी है, यहाँ से और भी फर्दर भी 80-90 रुपए की गिरावट दिख रही है उनको। गौरव जी की राय जो है, भारतीय एक्साकॉम में 1840 टारगेट, 1710 का स्टॉप लॉस, और एपीएल अपोलो भी उनकी तरफ से खरीदारी की राय थी। वो लेवल्स भी एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा ताकि दर्शकों को आसानी होगी, स्टॉप लॉस के लेवल्स भी नोट कर लेंगे। 1800, 1825 टारगेट, 1725 का स्टॉप लॉस है। और ये सारे कॉल्स ओपनिंग ट्रेड्स थे, वो हमने आपको बता दी। तो वोल्टास थी कुणाल जी की तरफ से राय। लेकिन चलिए मीशो की तरफ वापस से लौटते हैं, क्योंकि मीशो का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार निकल गया है। मयूरेश जी, क्या मीशो के बिजनेस मॉडल को आप पसंद कर रहे हैं? हालांकि अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन बिजनेस मॉडल के बारे में लोग कहा जा रहा है कि जिस तरह के वो एडिशंस करते हैं, उनका जो उन अपने मेंबर्स को जोड़ते हैं, वो काफ़ी अलग है। इस वजह से भी एक पॉपुलर ब्रांड है छोटे छोटे जगहों पे, और हर तरह के प्रोडक्ट वहाँ पर लोग बेच पाते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक डेमोक्रेटिक तरीके से चलाते हैं। क्या लग रहा है सर, जिस तरह की तेजी लेकिन बनी है, 100% से ज़्यादा की तेजी आ चुकी है, क्या हो चुका है सर यहाँ पर? क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? विश्वमोहन जी, आई थिंक बिजनेस मॉडल ठीक है, जो बिजनेस प्लेटफॉर्म में ऑपरेट कर रहे हैं ये ठीक ठाक है, मार्केट अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैनेजमेंट के हिसाब से आई थिंक बॉटम आउट होने चाहिए और बढ़ने चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, एंड देन गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 4 to 5 years एक प्रॉफिटेबल पाथ पे कंपनी आ सकती है। हाउएवर आई थिंक ये जर्नी में अगेन कमिंग बैक टू द सेम ओल्ड पॉइंट्स दैट आई बीन रेजिंग, कंपटीशन कैसे उभर के आती है, क्या सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल ग्रोथ पाथ पे कंपनी आ सकती है, कब तक आएगी। दूसरा, आई थिंक विद प्लेटफॉर्म्स आज एंट्री लेवल बैरियर्स बिल्कुल नहीं है, तो आई थिंक कोई बड़े कंपनी ने अगर कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया विथ बेटर टेक्निकल कैपेसिटीज, जस्ट एज एन एग्जांपल, तो क्या बिजनेस मॉडल डिस्टर्ब हो सकता है प्राइस को लेके? आई थिंक बहुत अटकले हैं। विद द मूव दैट वी हैव सीन, आई थिंक वैल्यूएशंस हैव बिकम स्काई हाई एज वी आर स्पीकिंग राइट नाउ, इसलिए मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा सतर्क रहना चाहिए ये कंपनी में, स्पेसिफिकली एट द वैल्यूएशंस दैट इट इज नाउ ट्रेडिंग एट। ठीक है, मीशो को लेकर ये व्यू बढ़िया तेजी 5% की, और जो पैसे हो गए निवेशकों के वो हो गए डबल। 111 वाला शेयर अच्छा 222 के पार, 226 का आज इसने हाई बनाया है, और मार्केट कैप भी लाख करोड़ वाली कंपनी ये भी हो गई है। हीरो मोटो पर व्यू चाहिए। अच्छा मयूरेश जी, आप ही व्यू दीजिए। हीरो मोटो हमने सुना था थोड़ा मार्केट शेयर लूज करने को लेकर खबरें आई थी, लेकिन बाकी चीज़ें तो ठीक है हीरो मोटो के लिए। आपकी राय, क्योंकि अब ये 5 सत्र में करीब 5% की गिरावट आ गई हीरो मोटो में, क्या ये अपॉर्चुनिटी है जिनको लगा कि शायद गाड़ी निकल चुकी है? तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक आई विल स्टे पुट अभिषेक जी। आई थिंक 2-3 कारण। एक, आई थिंक जो हम रिपोर्ट सुन रहे थे कि साउथ इंडिया में शायद ये मार्केट शेयर लॉस इनका हुआ है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक इनके जो नए मॉडल्स आए हैं, अगर आपने Q2 का कॉन कॉल सुना है, आई थिंक द कॉन कॉल हैज बीन एक्सट्रीमली एनकरेजिंग एंड पॉजिटिव। अगर नहीं सुना है तो वो स्नैपशॉट आप एक बार देख लीजिए अक्रॉस पैरामीटर्स, 125cc नए लॉन्चेस, वीडा का इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे लॉसेस नैरो डाउन हो रहे हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट्स अगले 4 या 6 तिमाहियों में फ्रॉम द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म एज वेल। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वापस आ रही है, इसलिए Tier 2 Tier 3 सिटीज में एक अच्छी वॉल्यूम एक्रीशन देखे मिल सकती है। एक्सपोर्ट्स इज समथिंग दैट दे आर प्रॉब्ली लुकिंग एट इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव मैनर। तो आई थिंक हर पैमानों पे आई थिंक जो कमेंट्री रही हैज बीन एनकरेजिंग, नंबर्स हैव बीन एनकरेजिंग। आई थिंक आई डोंट नो, आई थिंक एक रिपोर्ट जो आई थी ऑन साउथ इंडिया मार्केट शेयर काफी लॉस हुआ है वगैरह, हो सकता है दे माइट बी लूजिंग अ लिटिल बिट ऑफ देयर शीन, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स टफ थे, बट इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स दे आर रिकूपिंग इट बैक, और अगले कुछ तिमाही में अगर यही परफॉर्मेंस जारी रहा, मुझे लगता है आई थिंक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शुड रिलेटिवली स्टे बेटर एंड रोबस्ट। तो मैं तो पॉजिटिव रहूंगा। एक डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हम कंटिन्यू करते हैं होल्ड करना हमारे लोकल ऑर्डर में, ग्लोबल पोर्टफोलियोज। ये हीरो मोटो को लेकर ये व्यू है। अगर आप निवेशक हैं तो आप निवेशित रह सकते हैं हीरो मोटो के शेयर में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1.5%, हालांकि शेयर आज भी नीचे लोअर लेवल से, मतलब शुरुआती जो झटका लगा वहां से थोड़ी संभलने की कोशिश है। गौरव जी, IGL पर व्यू चाहिए। कल भी हमने तेजी देखी थी, जो ट्रांसपोर्टेशन टैरिफ में PNGRB ने जो थोड़ी राहत दी है इन कंपनीज को,
कल तेजी बनी, आज फिर से बाइंग, 195 रुपए का भाव, 1% की तेजी। क्या और 3-4-5% के ट्रेडिंग मोमेंटम के लिए आईजीएल खरीद सकते हैं यहां से? जी, फर्स्टली मॉर्निंग टू यू। यहाँ से जिस तरीके का एक मूव आता दिखाई दे रहा है, कल का पहला सत्र था, ऊंचे स्तरों के आसपास ही शेयर ने घूमता रहा, आज फिर बिल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। आई थिंक 195-96 का लेवल एक बार इसने सरपास किया तो देयर आर ब्राइट चांसेस कि ये 200, 202, 204 की रेंज के लिए आगे अग्रसर होगा। देयरफॉर 195-96 रेंज के ऊपर इसे बाय करना चाहिए और एक छोटा स्टॉप लॉस 191 के अराउंड लगा के 200, 202 को टारगेट रखना चाहिए। ठीक है, 200, 202 के टारगेट, छोटे टारगेट, ये अच्छी स्ट्रेटजी है, क्योंकि आईजीएल में हम देखते हैं कई बार क्या होता है ना कि 200 रुपये वाला ऐसा एक लेवल है, आप हो सकता है कि 6 महीने बाद भी अगर आप शेयर को देखेंगे ना तो भाव आपको स्क्रीन पर कई बार नजर आ जाते हैं, 15-20 रुपये ऊपर जाके फिर शेयर में हम सप्लाई हुए देखते हैं। निफ्टी देखिए एक रेंज में ही है और ये रेंज शायद रहे भी। इंडिया विक्स को जो मैं देख रहा हूं ना, 10 के नीचे का इंडिया विक्स थोड़ा सा मार्केट को डल करता है ये, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आगे बाजार में ना कोई किसी इवेंट को लेकर ना तो कोई एक्साइटमेंट है ना तो कोई डर है, और इंडिया विक्स इसीलिए आपको आज भी नरम दिखाई देगा 9.8 के आसपास के। लेकिन आईटी स्टॉक्स बाजार को थोड़ा सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि टीसीएस 0.25% ऊपर है, लेकिन विप्रो में, इन्फोसिस में 1.25% से लेकर 1.5% की तेजी है। और अगर आप टॉप 10 शेयर देखेंगे आज निफ्टी के, तो उसमें से 5 आपको आईटी के दिखाई देंगे। अगर ये आईटी का सपोर्ट नहीं होता तो शायद बाजार में आप और थोड़ी गिरावट देख रहे होते। लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर जरा व्यू लेते हैं। बीएसई पर एक राय चाहिए कुणाल जी आपसे। बीएसई लोअर लेवल से 26 रुपए के नीचे जाने के बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है। ये क्या राय होगी आपकी? बीएसई क्या और चलेगा यहां से? डेफिनेटली बीएसई पे जो राय है वो पॉजिटिव साइड की है। 2670 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 2620 का हम यहाँ पे एक एसएल मेंटेन करके चलेंगे। और टारगेट की बात करते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक यहाँ पे चल रहा है, पहला टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो रहेगा 2710। 2710 जैसे ही क्रॉस करेगा आपको ऊपरी लेवल पे यहाँ पे 2780 तक के लेवल एज ए टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। ओवरऑल जो व्यू है बीएसई को लेकर पॉजिटिव साइड का, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। तो 2710 भी आपको जल्दी दिख सकता है बीएसई में, और आगे भी तेजी एक्सटेंड हो सकती है। तो बीएसई में खरीदारी की राय कुणाल जी की तरफ से आ रही है। कुछ और तेजी वाले पोजीशंस में आज अगर देखें तो आज कैम्प्स अच्छी तेजी दिखा रहा है, 2.5 से 3% के आसपास की तेजी है कैम्प्स को लेकर। गौरव जी आपकी राय क्या है? विष्णु जी, कैंप्स के अंदर आज तेजी जरूर है, लेकिन अभी भी ये अपनी एक ब्रॉड रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर पिछले लगभग कुछ सत्रों से था, तो आई थिंक अभी वेट करना चाहिए। अभी उत्साह में आकर इन लेवल्स पे बाय नहीं करना चाहिए। 765 का ब्रेकआउट पॉइंट बनेगा, उसका वेट करें। अगर उसके ऊपर जाएगा तो एक छोटा चाल 780 तक का दिखाई देगा। इट इज नॉट इन अ बाय जोन, इंटरमीडिएट भी और एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी अभी ये स्टॉक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। मेरी तरफ से अवॉइड की सलाह होगी फिलहाल इस स्टॉक में। तो अवॉइड करने की सलाह कैंप्स को लेकर आपकी तरफ से आ रही है। आईटी स्टॉक हमने हालांकि टीसीएस, एचसीएल टेक इस सब पे चर्चा भी की थी, लेकिन आज आईटी स्टॉक्स काफी लाइमलाइट में रह सकते हैं। अच्छी तेजी दिख रही है। विप्रो देखिए करीब 1.5% की तेजी, डेरिवेटिव का भाव बता रहा हूं वहां पर दिख रही है। इन्फोसिस में भी अच्छी तेजी है। एम्फैसिस देखिए यहाँ पर अच्छी तेजी है। कोफोर्ज कल का कमजोर था, लेकिन आज यहाँ भी तेजी है। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स में मजबूती है। सारे आईटी चल रहे हैं। और ऑरेकल देखिए वहाँ पेरेंट कंपनी की दिक्कतें हैं, लेकिन घरेलू बाजार में यहाँ पे तेज है 7,770 के आसपास। गौरव जी बताइए, आपको कुछ यहाँ से पसंद आ रहा है कि आईटी में किस नाम के साथ जाएंगे आप? मुझे आईटी में 2 शेयर्स पसंद आ रहे हैं। एक बड़ा नाम विप्रो मुझे काफी बेहतर लग रहा है करंट लेवल्स पे, जिस तरीके की फॉर्मेशन है। और आज जो उछाल इस शेयर में देखने में आया है, अभी केवल 1.25% का गेन है, बट फॉर्मेशन सजेस्ट कर रही है ये गेन आगे एक्सटेंड होगा 270 तक का। तो उस भाव के लिए एक शॉर्ट टर्म ट्रेड यहाँ कंसिडर किया जा सकता है करंट लेवल पे। और एक छोटी कंपनी है बिरला सॉफ्ट, ये भी उसी लय की फॉर्मेशन बनी हुई है। ब्रेकआउट अभी अवेटेड है इसके अंदर, लेकिन फॉर्मेशन सजेस्ट कर रही है कि ब्रेकआउट आएगा और उसके बाद ये फर्दर एक्सटेंड करेगा अपना मूव 450-452 की रेंज के लिए। तो ये 2 शेयर आईटी स्पेस में कंसिडर कर सकते हैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से।
सॉफ्ट और दूसरा दिग्गज आईटी में विप्रो, जहां आपको लगता है कि 270 तक भी ये भाव जा सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए, ये ट्रेडिंग के लिए आपको ये राय दी गई है, ये ध्यान रखिएगा। आज फार्मा में सन फार्मा देखिए 2.5% टूटा हुआ है शुरुआती कारोबार में, और नए शॉर्ट्स भी बिल्ड हो रहे हैं यहाँ पर। गौरव जी, क्या राय है सन फार्मा को लेकर? विष्णुमोहन जी, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की गुंजाइश अभी और है। आई थिंक 1720 तक एक बार एक और झटका लेगा, वहां पे कुछ कंसोलिडेट होना चाहिए। अगर मैं रिट्रेसमेंट पॉइंट की भी बात करूं बेसिक, तो उस लेवल पे आते आते एक अच्छा रिट्रेसमेंट आ चुका होगा अपने रीसेंट अपमूव का। देयरफॉर कंसोलिडेशन बनेगा वहां पे। आई थिंक उस लेवल के अराउंड पे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करना चाहिए, एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के 1680 का। ठीक है, 1680 रुपये का स्टॉप लॉस होगा सन फार्मा के लिए। और इनकी एक यूएस की एक फैसिलिटी है, उसके लिए ओआई स्टेटस मिला है, ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड। इसको थोड़ा विस्तार से आगे हम बातचीत करेंगे और बताएंगे आपको कि क्यों ये शेयर टूटा है। लेकिन एक बार जरा फिर से एंटनी वेस्ट हैंडलिंग का शेयर लेकर आइए स्क्रीन पर। अब ये जो शेयर है करीब करीब 13-14% ऊपर आपको दिखेगा, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग। और अच्छी चीज़ ये है कि थोड़ा देखिए, थोड़े गैप के साथ तो खुला था, लेकिन जहां खुला उसके बाद जो तेज़ी बनी वो स्क्रीन पर बनी है, और अब ये 12% ऊपर है। गौरव जी, ईयर टू डेट 6 महीने ये शेयर नीचे दिखाई देगा, लेकिन जो बीएमसी से ऑर्डर मिला है, 2 ऑर्डर इसकी सब्सिडरी को, आज पूरा माहौल हरा कर दिया है। क्या ये रैली सस्टेन कर पाएगी, या फिर जिन्होंने आज के आज खुलते ही अगर हाथ में मौका लग गया हो ट्रेड का, वो प्रॉफिट लेके बाहर हो जाए शेयर से? आई थिंक थोड़ा सा और गुंजाइश है यहाँ पे। 550 तक हो सकता है ये एक्सटेंड कर जाए। आज पहले दिन का ही मूव है, अदरवाइज तो ओवरऑल आपने सही बता ही दिया है कि अंडर परफॉर्मेंस चली है इसके अंदर। कोई भी चार्ट फॉर्मेशन सपोर्टिव नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का आज वॉल्यूम मिला है, आपने ऑर्डर भी बताया जो मिला है, ऑल्दो मैंने उतना क्लोजली ट्रैक नहीं किया था ऑर्डर फ्रंट पे, तो एक लग रहा है यहाँ से एक बार अपना 100 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 550 के आसपास है, हो सकता है उसको टेस्ट करने के लिए ऊपर जाए। बट थोड़ा अभी भी रिस्की मोड पर ही है, तो पोजीशन साइज पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग को लेकर ये भी हो गया। निफ्टी 40 अंक नीचे, निफ्टी बैंक 111 अंक नीचे। गिरावट दोनों के दोनों इंडेक्स में 0.25% से भी कम, लेकिन जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो डिटोरेट निश्चित तौर पर हो रहा है। 783 शेयर हैं तेजी वाले, लेकिन उसके मुकाबले 1744 शेयर हैं इस वक्त लाल निशान वाले। आईटी के सपोर्ट के चलते बाजार की जो गिरावट है आपको थोड़ी कम दिखाई देगी। अदरवाइज ऑटो में आज हम कमजोरी देख रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो रिलायंस का शेयर भी थोड़ा सा आज नरम साइड पर ही नजर आएगा। एचडीएफसी बैंक में हमने नरमी देखी। एचडीएफसी बैंक का शेयर तो अब अपने 200 माफ कीजिए 50 डीएमए के नीचे आके कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो दिग्गजों का सपोर्ट बाजार है, लोअर लेवल से थोड़ी सी आपको हो सकता है कि बाइंग दिखे, अदरवाइज ये स्टॉक्स थोड़े कमजोर हैं। लेकिन कमजोर मार्केट में भी कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रेड आइडियाज देते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे इन हाउस एक्सपर्ट कुणाल बोथरा। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी नजर कहां पर गई है, क्या स्पॉट किया आपने कुणाल जी? तो धन्यवाद शो पे इन्वाइट करने के लिए। कुछ एक आईटी स्टॉक्स पे थोड़ा सा मूव अच्छा स्ट्रांग लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आई थिंक यहाँ पे एक ट्रेंड उभर के आ रहा है। तो मैं इन्फोसिस पे बुलिश रहूँगा। 1620 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्पॉट लेवल्स पे, तो मैं यहाँ पे बाय कॉल सजेस्ट करूँगा इन्फोसिस पे। शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं 1660 का, और स्टॉप लॉस 1600 के आसपास का रख सकते हैं इन्फोसिस पर। सेकंड इनफैक्ट रहेगा वोल्टास पे, जो मेरा मानना है कि एक ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट पे है। कल भी मैंने स्टॉक सजेस्ट किया था, बिकॉज मेरा मानना है कि आई थिंक ये स्टॉक 1360 1380 के लेवल्स को काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहा है। तो मैं वोल्टास पे बाय कॉल सजेस्ट करूँगा। 1450 का यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं नियर टर्म ट्रेडर्स, स्टॉप लॉस 1360 का। ठीक है, वोल्टास के लिए 1360 का स्टॉप लॉस होगा, 1450 के टारगेट होंगे, और इन्फोसिस के लिए 1660 के टारगेट और 1600 रुपये का स्टॉप लॉस। तो बाजार में तेजी के ही सौदे निकल के आए कुणाल जी की तरफ से भी, और ये 2 शेयर आपके लिए बाइंग के लिहाज से। कुछ और स्टॉक्स जरा खोजते हैं जहां पर बाइंग की जा सकती हो। एक बार जरा फिर से आप एएमसी स्टॉक्स दिखाइए। एचडीएफसी एएमसी करीब 5% ऊपर,
निपॉन लाइफ एएमसी करीब करीब 6% ऊपर, यूटीआई एएमसी में भी तेजी बढ़ी, 3% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। तो इस बास्केट में तेजी है क्योंकि जो सेबी का जो रेगुलेशन आया है म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस चार्जेस को लेकर, वो कह सकते हैं कि ड्राफ्ट के मुकाबले थोड़े से स्टांस सॉफ्ट हुए हैं रेगुलेटर की तरफ से और उसका बेनिफिट मिला इन स्टॉक्स को। गौरव जी, कहीं पर आपको लगता है कि इन स्टॉक्स में आगे अभी फॉलोअप बाइंग अभी और आएगी, ये शेयर यही नहीं रुकेंगे? कोई पिक इनमें से एक दो शेयर? सभी अच्छे हैं, मतलब मैं अभिषेक जी में भी मैं बायस्ड हूँ, शायद इसलिए मुझे सारे के सारे ही अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मुझे स्पेस काफी पसंद है। अगर मैं दिग्गज एचडीएफसी एएमसी की बात करूं, बहुत अट्रैक्टिव लेवल पर है, परफेक्ट लेवल से बाउंस करता दिखाई दे रहा है। दीज आर गुड पॉइंट्स। एक अच्छा करेक्टिव वेव आ गया था, 29-40-50 के रेंज से डिप लेता हुआ शेयर 25-50 के आसपास आ गया, अभी 2660 पे चल रहा है। फ्रॉम अ पोजिशनल स्टैंड पॉइंट अगर देखें, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बहुत अच्छा लेवल है बाय करने के लिए स्टॉक को। सिमिलरली यूडीआई एएमसी काफी नीचे पड़ा हुआ है, यहाँ से एक अच्छे बाउंस की गुंजाइश है स्टॉक के अंदर। सेम इज द केस विद नाम इंडिया एज वेल। ओवरऑल सभी अच्छे हैं। कंपनीज आपको काफ़ी पसंद आ रही है। अब एक नया नाम भी जल्द ही ऐड हो जाएगा आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी का। चलिए, उसके अलॉटमेंट्स तो हो चुके हैं। एक और स्टॉक है आज काफ़ी कमज़ोर है, कुणाल जी आपकी राय लेंगे। यूनाइटेड स्पिरिट देखिए 2% से ज़्यादा गिरा हुआ है, क्या राय बन रही है सर? आज लॉन्ग पोजीशन भी अनवाइंड हो रहे हैं। हाँ, लेकिन इतना मेजर नेगेटिव नहीं लग रहा है चार्ट्स पर, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि स्टॉक अपने लोअर एंड पे वापस से रिटेस्ट कर चुका है। 1400 के आसपास का एक सपोर्ट है यूनाइटेड स्पिरिट्स में और 1450-60 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। तो अब जब ये स्टॉक 1400 के नीचे आया तो मेरा मानना है कि आई थिंक एक सपोर्ट टेरिटरी पे है। तो यहाँ पे व्यू खासकर एकदम नेगेटिव नहीं होगा, बट मेरा मानना है कि अगर ये 1400 के लेवल्स को अगर ये एक आज के सत्र तक होल्ड कर जाता है तो आने वाले कुछ एक दिनों में मैं 1450-1460 का एक रीटेस्ट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। ओके, एसबीआई लाइफ रिकवरी की कोशिश कर रहा है। कल हमने देखेंगे बैंकिंग और फाइनेंशियल से दबाव दिख रहा था, प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंशियल से एसबीआई लाइफ भी काफ़ी कमज़ोर था। आज यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, क्या उम्मीद करें सेशन के दौरान यहाँ पे कुछ तेज़ी लौट सकती है क्या एसबीआई लाइफ में? तो मेरा मानना है कि एसबीआई लाइफ भी एक सिमिलर चार्ट ही है, रेंज में चल रहा है, 2000 के आसपास ट्रेड है। इनफैक्ट अगर लास्ट 1 वीक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो 2000 और 2040 का ही रेंज बनाया हुआ है एसबीआई लाइफ ने। हालांकि अगर इसको लास्ट 2 या 3 महीने में देखें तो बहुत ही बढ़िया ट्रेंड बन के नज़र आ रहा है एसबीआई लाइफ में। 1800 या 1750 से जो ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था सितंबर अक्टूबर में, उसके बाद मैंने देखा कि करीबन 10% से 15% का मूव आया है। तो मीडियम टर्म ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। जनरली ऐसे स्टॉक्स को हम डिप्स के लिए वेट करते हैं। तो जैसे कि अभी शॉर्ट टर्म डिप अगर होता है, स्टॉक अपने नियर टर्म सपोर्ट्स पे आता है तो वहाँ पे बाइंग की जानी चाहिए। हायर साइड में जैसे मैंने पहले कहा 2050-2060 का ये ब्रेकआउट है। अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म कर जाता है एसबीआई लाइफ आने वाले कुछ एक दिनों में, तो हो सकता है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम वापस से स्टॉक पे आ सकता है। भेल को लेकर क्या राय है कुणाल जी? भेल भी आज काफ़ी कमज़ोर है, 2.25% की गिरावट दिख रही है। यहाँ पर भी शॉर्ट्स बनते दिख रहे हैं भेल में, क्या यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो हाँ, ऐसा लग रहा है कि आई थिंक स्टॉक वीक है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है। बिकॉज अगर हम लाइन चार्ट्स पे देखें वीकली टाइम फ्रेम में तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक एक लोअर हाइज एंड लोअर लोज का पैटर्न बना रहा है। तो अगर ये 278 के नीचे स्टॉक सस्टेन करता है तो मेरा मानना है कि नियर टर्म में बीएचएल का चार्ट पे वीक हो जाएगा और हो सकता है कि स्टॉक 260-265 के लेवल्स को भी रिटेस्ट कर जाए। ठीक है, बीएचईएल को लेकर ये व्यू। बाजार अगर निफ्टी में अगर आप चौथे दिन गिरावट देख रहे हैं तो बिल्कुल उसी वैसी ही चाल आपको बीएचईएल के शेयर में दिखाई देगी। 285 रुपये से गिरते गिरते अब ये 273 रुपये का भाव हो गया है। मार्केट देखिए बहुत ही ना नैरो रेंज में है। 50 अंकों की गिरावट निफ्टी में, निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है 125 अंकों की। थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर बना है, लेकिन स्टॉक्स में भी कोई ऐसी कोई चर्निंग नहीं हो रही है। अभी तक जो सत्र बीता है लगभग 27-28 मिनट का, ऐसी कोई हम चर्निंग नहीं देख रहे हैं स्टॉक्स में। जो शेयर शुरुआत में चढ़े थोड़े से और हो सकता है मजबूत हो गए हों, जो गिरे वो आपको फिलहाल गिरावट ही उसमें दिखाई देगी। ऑटो स्टॉक्स नरम है, आईटी आज गर्म है। यह है बाजार की अभी की कहानी। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स पे एक बार जरा आईओसी चेक कीजिए आप गौरव जी। आईओसी में 3% का फॉल आज के सत्र में। क्या ये फॉल और एक्सटेंड यहां से हो सकता है
क्या राय होगी आपकी? सही चीज आपने पॉइंट आउट की है। बाय नेचर आईओसी में इस प्रकार के मूव नहीं आते हैं। स्टॉक सपोर्ट्स के नजदीक आ गया है। 160 रुपए पे अच्छे सपोर्ट्स हैं। अगर ये भी निकल जाते हैं तो शेयर के अंदर सीधे सीधे और 5 रुपए की गिरावट देखी जाएगी 155 तक की। तो कॉशियस व्यू रखना चाहिए ट्रेडर्स को। अगर पोजीशन है तो 160 का स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। ठीक है, 160 रुपए का स्टॉप लॉस आप आईओसी लगा के चलिए, 2.5 रुपए यहाँ से नीचे का। लेकिन चलिए अब जरा ये जान लेते हैं कि अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना हो तो कहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, कहाँ पर सेफ्टी और पैसे बनने की जो संभावना है वो ज़्यादा है, ये जानते हैं। लेकर आएंगे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन को। सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ हैं। नीलेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताइए क्या देखा है आपने बाजार में, कहाँ मौके बन रहे हैं आपके हिसाब से? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, आज मार्केट में इनफैक्ट लगातार पिछले कुछ दिनों से वीकनेस देखने को मिल रही है और ऑटो स्पेस में कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है ऊपरी स्तरों से। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। साथ ही साथ टेक्निकली काउंटर ने अपने 21 डे इनफैक्ट 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। तो यहाँ पर जो वीकनेस है वो थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है। 3500 से नीचे काउंटर जाता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 3550 का ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी, जो कि फिलहाल 45-46 के रेंज में ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस रखना होगा 31 का, टारगेट 60 का, दूसरा टारगेट 76 का। और इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम देखें तो रिस्क अप्रोक्सीमेट पर लॉट यहाँ पे 3000 का है एंड रिवॉर्ड यहाँ पर 6200 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल महिंद्रा एंड महिंद्रा इसके पुट में खरीदारी करने की सलाह होगी, क्योंकि काउंटर में हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है और काउंटर 3500 से लेके 3450 तक फिसल सकता है। थोड़ा ऑटो में ना प्रॉब्लम है। आप देखिए, थोड़ी देर पहले हम लोग हीरो मोटो की चर्चा कर रहे थे। एमएनएम भी तो 38 रुपए के आसपास के भाव थे, गिर के 35.5 रुपए के आसपास के भाव रह गए। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है और तमाम स्टॉक्स अगर आप देखेंगे महीने भर के टाइम होराइजन से तो आपको नेगेटिव ही रिटर्न आपको नजर आएंगे। ये राय एमएनएम के शेयर को लेकर आप पुट खरीदिए 3550 वाली, और ये 45-40 रुपए के भाव पर आपको मिलेगी। लक्ष्य 60 रुपए, फिर 70 रुपए और स्टॉप लॉस लगाइए 31 रुपए का। अधिकतम मुनाफा होगा 6200 का, अधिकतम नुकसान जो होगा आधे से थोड़ा कम 3000 रुपए का। अगर आपकी अगर ये सौदा अगर आपकी चली नहीं तो नुकसान अगर उल्टा पड़ गया अगर ये दांव तो। बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए नीलेश जी, और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। ऑटो पर ही जरा एक और व्यू लेते हैं। कुणाल जी, जरा आयशर चेक कीजिए। आयशर में एक चीज हमने देखी है कि 7000 रुपए के आसपास तक जब भाव आ जाते हैं ना तो फिर से एक रिवर्सल आता है। आज फिर से 7050 के नीचे निफ्टी के टॉप लूजर्स में ये भी शेयर है, 1.25% नीचे डे लो पर है। क्या राय होगी आपकी, आयशर को कैसे ट्रेड करें? तो हाँ, ऐसा लग रहा है कि 7000 का जो सपोर्ट है वो 50 DMA से भी रीटेस्ट कर रहा है आयशर मोटर्स में, और वहाँ पे बार बार स्टॉक सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर जाता है। हायर साइड पे हम देख रहे हैं कि 7300 7250 का एक रेजिस्टेंस है, तो ये 250 पॉइंट के रेंज में चल रहा है आयशर मोटर्स। बट जो इंटरेस्टिंग बात है वो है कि जो RSI जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है उसमें आज ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वीकनेस ज़्यादा आया, बिकॉज RSI अपने ऑलमोस्ट 2 वीक्स या 3 वीक्स के लो पे आ चुका है। आयशर मोटर्स के जो पुराने जो सपोर्ट्स थे वो सपोर्ट्स को ब्रेक कर रहा है। तो उस लिहाज से थोड़ा सा मेरा मानना है कि कॉशियस होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे ट्रेड बन सकता है आयशर मोटर्स में अगर 7000 का लेवल होल्ड कर जाए, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना चाहिए, बिकॉज जब हम देखते हैं इंडिकेटर्स में इनिशियल साइंस ऑफ वीकनेस आती है तो वो जनरली प्ले आउट करता है नेगेटिव साइड पे स्टॉक प्राइस के। तो 6950 का स्टॉप लॉस यहाँ पे स्ट्रिक्ट रख सकते हैं। हायर साइड में 7250 का टारगेट रख सकते हैं आयशर मोटर्स पर। तो 7250 का हायर साइड में टारगेट है, जो यहाँ से करीब करीब 200 रुपये ऊपर का है। आज बाकी ये स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स भी काफ़ी कमज़ोर है। टाटा मोटर्स देखिए, ये भी 2.5% कमज़ोर है। हीरो मोटो पे हमने चर्चा की थी, इससे पहले TVS मोटर, M&M, तमाम ही ऑटो स्टॉक्स कमज़ोर है। बजाज ऑटो पे भी सेल कॉल आई है। गौरव जी, ऑटो में आज काफ़ी कमज़ोरी है, यहाँ से कोई पिक निकल कर आ रही है कि इस गिरावट में कुछ खरीदना चाहिए क्या? अभी आई थिंक थोड़ा सा वेट करना चाहिए, मुझे लग रहा है और अट्रैक्टिव लेवल्स हमें ऑटो शेयर्स में मिल जाएंगे। हीरो मोटो में भी कुछ गुंजाइश नजर आ रही है।
सिमिलरली बजाज ऑटो की भी फॉर्मेशन है, इस संकेत दे रही है कि कुछ और गिरावट की गुंजाइश है। आई थिंक कुछ समय वेट करें तो हमें ये शेयर्स कुछ और नरम होते हुए लेवल्स में मिल जाएंगे, वहां पे हमें ऐड ऑन करने के लिए अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। ओके, तो अभी और इंतज़ार कर ले, उसके बाद यहाँ पर नई पोजीशन बनाए। आज रियल एस्टेट शेयरों पर भी दबाव दिख रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ देखिए, यहाँ पर भी नए शॉर्ट्स बन रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ और स्टॉक्स है, लोढ़ा डेवलपर, डीएलएफ, तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कुणाल जी, रियल एस्टेट में कोई राय, कोई पिक इस गिरावट में? कुछ सेल साइड की भी दे सकते हैं। हाँ, आई थिंक डीएलएफ एक स्टॉक बन सकता है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वीकनेस बरकरार हो रही है। 700 के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो डीएलएफ एक स्टॉक बन सकता है जहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस और एक्सटेंड हो सकता है। 655 660 का यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं और हायर साइड में 682 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं डीएलएफ पर। ओके, तो डीएलएफ में थोड़ी और गिरावट आ सकती है, सेल साइड में आप रह सकते हैं यहाँ पर। आईओसी की बात अभिषेक ने आइडेंटिफाई किया था, करीब 4.25% वायदा में गिर चुका है। इसके अलावा बाकी ऑयल मार्केटिंग भी कमजोर नजर आ रही है। एचपीसीएल भी आज काफी कमजोर है, 1.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर भी दिख रही है। गौरव जी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इन दोनों पर भी राय दे दीजिए। यस, ब्रेकअवे ब्रेकडाउन मूव तो सीधे सीधे आईओसी में आया है, लेकिन एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज हमें आईओसी और बीपीसीएल में भी नजर आ रहा है, और जो संकेत दे रहा है यहाँ से फर्दर 1-2% का स्लाइड इनमें भी पॉसिबल है। लेवल्स फ्रंट पे बोलूं तो एचपीसीएल मुझे लग रहा है यहाँ से 450 का भाव आ जाना चाहिए एक आध दिन में ही। और जहां तक बीपीसीएल की बात है, बीपीसीएल में भी सिमिलर मूव है, शेयर में छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। 358, 354, 352 की रेंज आती दिखाई दे रही है मुझे इस शेयर में भी। ठीक है, 352 बीपीसीएल के लिए यही व्यू। तमाम ओएमसीज आज कमज़ोर हैं, क्रूड रेंज में है। ठीक है, बाजार में गिरावट थोड़ी बड़ी है। निफ्टी आप देखिए 80 अंक नीचे, निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो बढ़ के होगी करीब करीब 160 अंकों के आसपास की। और एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है और ज़्यादा पुअर हो गया है, अब हो गया है 1:4 का ऑलमोस्ट। 550 शेयर हम देखने की तेजी वाले हैं, लेकिन 2000 से ज़्यादा शेयर गिरावट वाले हैं। और आईटी शेयरों की जो स्ट्रेंथ है ना, वो भी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। इन्फोसिस जो 1.5% ऊपर था, रह गया है 1%। टीसीएस करीब करीब 0.25% ऊपर था, वो रह गया है 0.25% के आसपास। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाजार में थोड़ा सा पेन बढ़ा है। और एक और करने वाली चीज़ और ये है कि निफ्टी ने जो कल का लो है उसको भी ब्रीच किया है नीचे की साइड पर, और 25,750 के नीचे जाकर 25,740 के आसपास आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा निफ्टी में। कुणाल जी, इंडेक्स में कोई व्यू, क्या करें? निफ्टी को कैसे ट्रेड करें, या फिर छोड़ दें, ना ट्रेड लें तो बेहतर है? नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि 25,750 का ये जो सपोर्ट है वो बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। हम फिलहाल स्पॉट लेवल से जस्ट 5-10 पॉइंट नीचे हैं उस जोन पे, तो एक मेजर रीटेस्ट की तरफ हम जा रहे हैं। फिलहाल मैं कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा, बट हाँ, अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये 25,750 के लेवल्स के नीचे क्लोज हो जाता है, तब मेरा मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग साइन है वीकनेस का इंडेक्स में, जहां पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। ठीक है, ये राय आपके लिए होगी निफ्टी को लेकर। लेकिन एक और शेयर ऐसा लग रहा है कि अपनी गेंस को ना रिवर्स करने के लिए तैयार होता नजर आ रहा है, और शेयर का नाम है वरुण बेवरेजेस। 450 रुपए के भाव से हमने देखा था कि शेयर में थोड़ी एक्साइटमेंट आई थी, लेकिन आज फिर से इसमें हम गिरावट देख रहे हैं। और वरुण बेवरेजेस का शेयर करीब 460 रुपए के आसपास आके आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। वरुण बेवरेजेस थोड़ा सा अनयूजुअल, मतलब मुझे इसलिए तेजी लग रही थी गौरव जी, क्योंकि सर्दियों के समय में कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी चल रही थी, थोड़ा समझ में तो नहीं आ रहा था। अब बाकी अपने मार्केट के डायनामिक्स अलग होते हैं। आप जरा बताइए कि क्या राय होगी आपकी वरुण बेवरेजेस को लेकर? क्या जिन्होंने लोअर लेवल पर 400 450 के रेंज में एंट्री की थी, एक बार एग्जिट कर लें वो? अभिषेक जी, कैंपा कोला के वापसी आगमन के जिटर्स साफ साफ नजर आ रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। अपने 100 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस जोन जो कि 490 के करीब था, उसी को रेजिस्ट किया, फेल हुआ उसे ब्रेकआउट देने में और वापस नीचे आ गया। अभी मुझे लग रहा है 450 तक ये वापस आएगा, और अगर उसका ब्रेकडाउन आ जाता है तो ये फर्दर नए
430 की तरफ आगे बढ़ेगा। तो आई थिंक अभी के लिए 450 के क्लोजिंग स्टॉप के साथ अपनी पोजीशन में होल्ड रहना चाहिए। फॉर्मेशन ऑल दो वीक ही है, तो बाइंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, बाइंग की सलाह नहीं होगी वरुण बेवरेजेस में। फॉर्मेशन इसका वीक नजर आ रहा है। एक और खेमा जिसमें थोड़ी गर्मी आई थी और थोड़ी थोड़ी सी हम पेन देख रहे हैं, वो है कैपिटल गुड्स वाले शेयर। आप देखिए, आपको एबीबी कमजोर दिखाई देगा, आपको सीमेंस कमजोर दिखाई देगा, कमिंस के शेयर में भी करीब करीब 1.25% के आसपास की गिरावट है। तो तीनों के तीनों शेयर ये गिरावट के शिकार हो रहे हैं। कुणाल जी, कहीं कोई शॉर्ट के मौके या फिर गिरावट ये अकोमोलेशन का मौका हो जाएगा, थोड़े से और नरम हो जाएगा शेयर? तो जैसे कि एबीबी, कमिंस, ये सारे स्टॉक्स जो है इन्हें हमें लास्ट 3 से 4 महीने और लास्ट 2 से 3 साल का ट्रेंड जो है उस लिहाज से देखना चाहिए। तो मेरा मानना है कमिंस आई थिंक एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक था पूरे सेक्टर में। एलएनटी ने अच्छा परफॉर्म किया था। सीमेंस का चार्ट जो था वो थोड़ा सा कंसोलिडेटिव था, स्पेशली जब उसकी एक स्पेशल सिचुएशन न्यूज़ आई थी उसके बाद में। और एबीबी एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था। तो काफ़ी डाइवर्स स्टॉक पैटर्न्स है पूरे सेक्टर में। मेरा मानना है कमिंस उस लिहाज से काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। स्टॉक ने करीबन अपने रिसेंट हाई से 5 से 7% का करेक्शन दे चुका है। बट मेरा मानना है कि अगर ये 4000 के नीचे, 3850, 4000 के नीचे ये जोन पे अगर कमिंस आता है तो मेरा मानना है कि एक अच्छा बाइंग जोन बन सकता है स्टॉक पर। ठीक है कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर राय देने के लिए। रेस्टोरेंट स्टॉक्स की जो कमजोरी है ना वो थम नहीं रही है। और आज फिर से आप देखिए वेस्टलाइफ फूड जो है आपको 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर ये शेयर दिखाई देगा। 518 रुपए पर आज ये शेयर आ गया। और ईयर टू डेट इसकी गिरावट को देखेंगे तो करीब 34% नीचे है। वेस्टलाइफ फूड हो गया, जुबिलेंट फूड हो गया, देवयानी, सफायर, ये तमाम स्टॉक क्यूएसआर वाली भी जो कंपनीज हैं और जो ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट वाली कंपनीज है वहां पर भी हम पेन थोड़ा देख रहे हैं। गौरव जी, क्या राय होगी आपकी? आप तो थोड़ा निवेश के नजरिए से भी लोगों को बता देते हैं, क्या करें जो निवेशक हैं इन कंपनीज के? अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए, फ्रेश निवेश के लिए अवॉइड करना चाहिए। क्लियरली अंडर परफॉर्मेंस है, कोई भी लेवल पे होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं आरबीए की बात करूं, रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया जो कि एक मेजर फ्रेंचाइजी है ऑफ लार्जर ब्रांड ऑफ बर्गर किंग्स एंड ऑल, तो उसके अंदर भी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं आ रही है, किसी भी स्तर के ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है। सेल्स फिगर ऑलमोस्ट म्यूटेड सी हैं, यहाँ पे कुछ उत्साह नहीं नजर में आ रहा है। मार्जिन्स फ्लैट है, मतलब बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। और अभी भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉफिट में नहीं है, लॉस मेकिंग एंटिटीज है। देयरफॉर ऐसे में स्टॉक का परफॉर्मेंस आ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जैसे कि अगर हम वेस्ट लाइफ की भी बात करें तो उसमें भी काफी हद तक सिमिलर ही है, मतलब नथिंग टू अट्रैक्टिव एज सच। वेस्ट लाइफ मैकडॉनल्ड्स की मेजर फ्रेंचाइजी है फॉर दोज हु डोंट नो। अब इसमें भी देखेंगे तो सेल्स फिगर्स बिल्कुल म्यूटेड है। क्वार्टर एंड क्वार्टर देख लीजिए आप, एनुअल फ्रंट पे भी देख लीजिए, कुछ खासा ग्रोथ नहीं है। यहाँ पे मार्जिन्स डिमिनिश होते चले जा रहे हैं, देयरफॉर प्रॉफिट जो था वो घटता चले जा रहा है। अगेन वैल्यू नहीं बनेगी, तो आई थिंक इट इज बेटर टू अवॉइड दीज स्टॉक्स। नहीं, बिल्कुल अवॉइड करने की सलाह है। और देखिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जब आएगी नहीं ना तो बाजार में क्या दस्तूर है कि बाजार थोड़ा आगे देख के आपको पहले ही रिवॉर्ड कर देता है। अब जो वैल्यूएशन दी है आपने, अगर अर्निंग्स उसको जस्टिफाई किए नहीं तो फिर शेयर की पिटाई होगी भी। और इतनी गिरावट के बाद अगर आप ईयर टू डेट वेस्टलाइफ फूड देख लीजिए या फिर जुबिलेंट फूड देख लीजिए, बाकी स्टॉक्स देखिए, ये इस साल में 25-30% नीचे आपको आके उससे भी ज्यादा कई स्टॉक्स तो। और अभी भी जो वैल्यूएशन है वो काफी हाई है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी पैसे बना नहीं पा रही है, फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर नहीं हो रहा है। तो ये दिक्कतें आ रही हैं। और आप देखिए आज फिर से सारे के सारे शेयर गिरावट के शिकार हो रहे हैं और ऑलरेडी अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर पर भी हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े और 10 के बाजार की हम शुरुआत करने वाले हैं। गौरव जी, आपका बहुत शुक्रिया फिलहाल हमें समय देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ 10 के बाजार की शुरुआत करेंगे। कमोडिटीज का पूरा अपडेट आपको देंगे और ट्रेड बताएंगे और एक बड़े एक्सपर्ट से जानेंगे कि बाजार की आगे की पिक्चर कैसी लग रही है। मार्केट के महारथी में आपकी जाएगा नहीं।